हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज का वीडियो हमारे वीडियोस टू वॉच बिफोर स्टार्टिंग योर सिलेबस वाले सीरीज़ के वीडियो में आखिरी वीडियो होगा। इसलिए आज के वीडियो में मैं वो सारे रिमेनिंग टिप्स एंड पॉइंट्स को कवर करूंगा जो विच आई थिंक कि आप लोगों को पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस एंड यूपीएससी प्रिपरेशन, सो दैट आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी स्मूथ रहे और काफ़ी वेल गाइडेड रहे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। सो सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स बिफोर वी स्टार्ट द सिलेबस। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एनसीईआरटी एंड नोट्स मेकिंग। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज लोअर क्लास एनसीईआरटी टू इंक्रीज योर लेवल, वोकेबलरी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, जज योर सीरियसनेस, judge if you can actually prepare for the UPSC as no major investment is required for it. So basically जो लोअर क्लास की एनसीईआरटी है, लोग कहते हैं कि 6 क्लास से लेके कोई बोलता है कि पढ़नी चाहिए, कोई बोलता है नहीं पढ़नी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? कि लोअर क्लास की एनसीईआरटी बेसिकली 6 to 10 की एनसीईआरटी से पढ़ के आप क्या क्या जज कर सकते हो। एक तो अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि सोचो 6 की बुक 6 क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उसके लेवल के लिए लिखी गई है। सो धीरे धीरे करके जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, जैसे कि हम अपने लाइफ में बहुत फॉर एग्जांपल यूपीएससी से रिलेटेड जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है या इकोनॉमी है, मेरे ख्याल से हम में से बहुत लोगों ने जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्होंने 10th के बाद नहीं पढ़ा होगा, या कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। सो इस तरह की चीज़ें तो हम बहुत बात है कि बहुत चांसेस है कि हम उस सारे सब्जेक्ट से फैमिलियर नहीं है। सो डायरेक्ट अगर हम एडवांस बुक स्टार्ट करें तो मे बी द कॉन्सेप्ट हम इजीली ग्रैस्प ना कर पाए, चीज़ें क्लियर नहीं हो, हमारी क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए स्टार्ट लोअर क्लास की एनसीईआरटी वी कैन यूज टू बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट वो चीज़ होता है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग देता है किसी टॉपिक का, और उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बुक ऐसी लिखी होगी कि 6 क्लास के बच्चे को तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, यानी मे बी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, या पॉलिटी का कोई कॉन्सेप्ट, राइट्स के बारे में या फ्रीडम के बारे में आप 6 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो उसमें सबसे सिंपल और सबसे ईजी वे में लिखा होता है चीज़ें। सो लोअर क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने से एक तो हमें कॉन्सेप्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं, जो कि मे बी एडवांस बुक उतना अच्छा एड्रेस ना कर पाए, क्योंकि जो एडवांस फॉर एग्जांपल जो 11th की एनसीईआरटी लिखी होगी वो ये मान के चलेगी आपने 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ रखी है। ठीक है, सो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी से आपका बेसिकली बेसिक जो कॉन्सेप्ट लेवल हमें बिल्ड करने के लिए हमें यूज़ करना है, प्लस वोकैबुलरी। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इनफैक्ट हिस्ट्री में बहुत सारे, हिस्ट्री में नहीं तो आपको पॉलिटी में बहुत सारे टर्म्स होंगे, ज्योग्राफी के बहुत सारे टर्म्स होंगे, जो अगर आप 6 क्लास की बुक से पढ़ोगे तो धीरे धीरे वो टर्म्स बिल्डअप होंगे। कंपैरेटिवली डायरेक्ट मेन बुक उठा ली और एक ही बार में वो सारे टर्म्स आपके दिमाग में आ गए तो हौच पौच होने के चांसेस हैं। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट और कंफर्टेबल सब्जेक्ट में, ही कैन डायरेक्टली गो विद द एडवांस बुक, बट फिर भी और लेकिन जो फैमिलियर नहीं है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि 6 से स्टार्ट करो एंड यूज इट टू बिल्ड योर वोकैबुलरी विद द टाइम। जैसे आप 10th तक की एनसीईआरटी में पहुंचोगे, 11 12 में पहुंचोगे, तब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे, वोकैबुलरी बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाएगी, एंड वी विल सी दैट कि 6 से भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। इट्स नॉट लाइक दैट कि 6 क्लास की एनसीईआरटी से नहीं पूछेगा। ठीक है, सो आपके नोट्स भी बन जाएंगे जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स होंगे। सो वो बहुत ज़्यादा आपको आगे चल के यूपीएससी की जर्नी में हेल्प करेंगे। सो बेसिकली एनसीईआरटी वोकैबुलरी बेसिक कॉन्सेप्ट बनेंगे और जज योर सीरियसनेस, क्योंकि देखो जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे तो यू विल हैव टू मतलब गिव टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, बहुत बार हमको लगता है कि भैया हम तो यूपीएससी पढ़ के निकाल लेंगे, बट जब एक्चुअली पढ़ने का टाइम आता है तब रियलाइज होता है कि यार मेरे बस के नहीं है, यार हम अपने जॉब में ठीक हैं या हम दूसरी चीज़ें कर लेंगे, इतना ज़्यादा मतलब भसड़ मेरे से लिया नहीं जाएगा। अब अगर मान लो कोई बंदा कोचिंग सेंटर में 1 लाख रुपया दे के उसके बाद 3 महीने बाद उसको रियलाइज हो गया कि यूपीएससी इज नॉट हिज कप ऑफ टी, सो क्या हुआ, 1 लाख रुपया वेस्ट हो गया। सो द बेस्ट थिंग इज दैट फॉर एग्जांपल जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द एनसीईआरटी विद इन 3 months 4 months 5 months, आप इफ यू सी कि यार एनसीईआरटी में कवर भी कर पा रहा हूँ, प्लस एनसीईआरटी पढ़ने में मुझे बड़ा मजा भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के टर्म्स पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे चीज़ें समझ में भी आ रही हैं,
सो यू कैन जज कि हाँ, और मैं हर दिन 4 घंटा निकाल पा रहा हूँ, और मतलब बेसिकली मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए टाइम भी निकाल पा रहा हूँ, और यूपीएससी के प्रिपरेशन के जो कंटेंट है वो मुझे अच्छे भी लग रहे हैं। सो यू कैन बी डैम श्योर आफ्टर 3-4 मंथ्स जब एनसीईआरटी काफ़ी कवर कर लोगे, सो यू कैन बी श्योर कि हाँ मैं यूपीएससी प्रिपरेशन एस्पिरेंट बनने का मटीरियल हूँ। देन यू कैन गो टू बाय द एडवांस बुक, क्वेश्चन सीरीज, या फर्दर उसमें टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना, सो दैट कि इसके लिए भी एनसीईआरटी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट टू जज योर सीरियसनेस। बहुत बार होता है जोश जोश में शुरू कर देते हैं, 1 महीने बाद पता चला यार छोड़ो यूपीएससी, कुछ और कर लेते हैं, एसएससी निकाल लेते हैं, या दूसरे या प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं। तो वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट या बुक खरीदने के बाद अगर तुम करते हो तो वो वेस्ट ऑफ रिसोर्स एंड मनी है। तो इससे बेटर रहेगा स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से वोकेबलरी बनती जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि इफ यू आर सीरियस, मतलब सीरियसली तुम टाइम निकाल पा रहे हो कि नहीं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, प्लस तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो एनसीईआरटी में पढ़ोगे मोटा मोटी वही चीजें एडवांस बुक में भी रिपीट होंगी, वही यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछेगा, वही मेंस में पूछेगा, वही से रिलेटेड कॉन्सेप्ट न्यूज़पेपर में आएंगे, उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे, वही पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा, घूम फिर के हर चीज में वही रहेगा। कभी कुछ वो रिसेंट की चीजें हो तो वो करंट अफेयर्स बन जाएगा, और वो पास्ट की चीजें हो तो वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन जाएगा। प्लस जज इफ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, अगर एनसीईआरटी ठीक से कवर कर पाए देन यू कैन से कि हाँ मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, अगर मान लो तुम एनसीईआरटी भी पढ़ने का टाइम, जैसे कि मैं बहुत स्लो भी चल रहा हूँ, कल को मेरे साथ जब तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी, इफ़ यू आर एबल टू टेक आउट टाइम कि तुम टाइम निकाल पा रहे हो कि हाँ मैं जॉब से और घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी कवर कर पाऊँ, सो यू कैन बी श्योर कि हाँ मैं यूपीएससी भी अच्छे से आगे भी प्रिपरेशन कर पाऊंगा, कल को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा वो सब मैं कर लूंगा। सो लोअर क्लास की एनसीईआरटी से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसमें कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एनसीईआरटी नोट्स में क्या है, मेक एनसीईआरटी नोट्स। देखो एनसीईआरटी नोट फर्स्ट रीडिंग में जब तुम करोगे या तो कुछ समझ में नहीं आएगा या तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, उस टाइम नोट्स बनाना इट्स नॉट एडवाइजेबल। उस टाइम जस्ट मार्क द वर्ड जिसके मीनिंग नहीं आ रहे हैं, जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी फर्स्ट रीडिंग में पढ़ रहे हो, कुछ वर्ड मिले जिसके मीनिंग नहीं आ रहा है, सर्च उसका वर्ड और उसकी मीनिंग लिख दो, सो दैट द नेक्स्ट टाइम तुम जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो देयर इज नो वर्ड इन द बुक जिसके मीनिंग तुमको नहीं पता हो, सबकी मीनिंग या तो तुम्हें पता हो या तो वहाँ लिखी हो, तब तुम्हें चीज़ें ज़्यादा इजीली फिर नेक्स्ट रीडिंग में समझ में आएगी। तो एनसीईआरटी मेड नोट्स मेकिंग शुड बी ऑलवेज डन ऑन द सेकेंड और द थर्ड रीडिंग। ठीक है, एज ऑन द फर्स्ट रीडिंग एवरीथिंग विल अपीयर इंपॉर्टेंट और अनक्लियर। ठीक है, अब ये 2 और 3 बार एनसीईआरटी पढ़ना अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बाय गोइंग थ्रू माय वीडियोस वंस। अगर मैं जो एनसीईआरटी के वीडियो बनाऊंगा, जो भी चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज बनाऊंगा, जस्ट गो थ्रू द वीडियोस वंस, सो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर उसमें मैंने नोट्स दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, तो तुम्हें चीज़ें पता चल गई हाँ मोटा मोटी वो क्या है। अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे यू विल नो कि उस चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो है क्या। तो नाउ यू विल नॉट हैव टू डू सेकेंड और थर्ड रीडिंग, एक ही बार में तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगी एंड यू विल नो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एंड यू विल बी एबल टू मेक नोट्स फ्रॉम इट। ठीक है, नोट मेकिंग विल हेल्प टू जस्ट 1 मिनट, notes making will help to understand the concept better, रिमेंबर थिंग्स बेटर। नोट मेकिंग, अब नोट मेकिंग का क्या क्या फायदा है, एक तो कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आता है। फॉर एग्जांपल जब तुम कोई चीज़ का नोट्स बनाओगे, इट विल नॉट बी लाइक कि तुमने पूरा पेज पढ़ा और पूरा पेज लिख दिया, यू विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। अगर शॉर्ट बनाने के लिए क्या करोगे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसको बेस्ट पॉसिबल में छोटे वे में कैसे लिखा जा सकता है। सो ऑटोमेटिकली तुमको कॉन्सेप्ट बेटर समझ में आएगा, क्योंकि जब तक तुम चीज़ें समझोगे नहीं यू वोंट बी एबल टू राइट इट इन अ शॉर्टर फॉर्म। ठीक है, सो अगर तुमने सक्सेसफुली नोट्स बनाया, ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, प्लस पढ़ के और उसको लिखने से फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस चीज़ें जो खुद के हाथ से लिखी हुई हैं वो ज़्यादातर एक बार पढ़ोगे, एक बार नोट्स बनाने के लिए फिर से कॉम्प्रिहेंड करके लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेंगे। और प्रिपेयर फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, और मेंस आंसर राइटिंग में अल्टीमेटली तुमने वी हैव टू राइट द आंसर नोइंग, बुक पढ़ के उस नॉलेज को यूज़ करके आंसर लिखना है। और नोट्स मेकिंग में भी एग्जैक्टली हम वही करते हैं कि बुक्स पढ़ते हैं, उस नॉलेज को यूज़ करके हम अपने नोट शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो जिसमें बहुत बार नोट्स को हम पॉइंट्स में लिखते हैं, अगर बुक्स में पैराग्राफ में लिखा है, बहुत बार हम फ्लो चार्ट बना देते हैं कोई कॉन्सेप्ट के लिए, अच्छा ये है, इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। और बहुत बार हम डायग्राम बना देते हैं कि ठीक है ये है, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। और
आंसर राइटिंग में एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी यूज की जाती है कि जितने फ्लो चार्ट बनाओ, जितने डायग्राम्स बनाओ, जितने ब्यूटीफुली तुम अपने जो भी तुमको पता है चीजें वो तुम अगर तुम समझा पाओ तो दैट इज द बेस्ट आंसर राइटिंग। सबसे अच्छे नंबर उन्हीं को मिलते हैं और नोट्स मेकिंग से ऑटोमेटिकली वी विल बी एबल टू लर्न दैट स्किल। ठीक है, सो दैट्स वाई दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मेकिंग नोट्स। और एनसीईआरटी लो क्लास से पढ़ के ये फायदा है कि उससे तुम्हारी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे कंपैरेटिवली, बस प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन भी तुम्हें पता चलेगी जो कि एडवांस बुक में नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें सेम रिपीट करता है एनसीईआरटी। बहुत चीज़ें रिपीट करता है, बहुत चीज़ें छोड़ भी देता है। तो सारी बुक पढ़ने से एटलीस्ट यू विल नो कि तुम्हारे पास एनसीईआरटी का कंटेंट सारा है, प्लस अपनी सीरियसनेस जज कर सकते हैं कि इफ़ यू आर सक्सेसफुली एबल टू कंप्लीट एनसीईआरटी मीन्स यू विल बी सक्सेस और इंजॉय कर रहे हो, देन यू आर द यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट मटीरियल। और बिना किसी मेजर इन्वेस्टमेंट में यू कैन जज कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक्चुअली इफ यू आर एबल टू टेक आउट टाइम और नॉट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, आई हैव टू वेरीफाई वन थिंग। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। सो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑन एनसीईआरटी एंड नोट मेकिंग। नाउ लेट्स कम ऑन न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड नोट्स मेकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स मैं बता दूं। नोट मेकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एज एग्जाम अप्रोचेज योर नोट शैल गेट शॉर्टर एंड शॉर्टर। ठीक है, देखो नोट मेकिंग इट्स नॉट लाइक बहुत बार कुछ चीज़ के लिए वन टाइम होगा व्हेन यू नो कि तुम्हारा मतलब नोट ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है और बहुत कंसाइज। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट लिखोगे तो कुछ ऐसी पॉइंट मिस हो जाएगी जो यू वॉन्ट टू रिवाइज बिफोर द एग्जाम। बट फॉर अदर थिंग्स नोट मेकिंग इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम जब तुम नोट्स बनाओगे तो बहुत चीज़ें हो सकता है, एक टॉपिक को मेरे सर ने मुझे बताया था जो कि बहुत हेल्पफुल है कि एक टॉपिक को हो सकता है तुम एक कॉन्सेप्ट में मतलब 4 पेज के लिए यूज करो। नाउ नेक्स्ट टाइम जब तुम उसको रिवाइज करोगे तो बहुत बार हो सकता है कि तुमको पता चले यार ये चीज़ें अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो अब नेक्स्ट टाइम रिवीजन में एग्जाम से पहले आई डोंट हैव टू रिवाइज दिस पॉइंट, तो तुम्हारा नोट्स उसको काट दो या नए नोट्स बना लो, तो वो फर्दर तुम्हारे नोट्स हमेशा इंप्रूव होते जाएंगे। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि कुछ नया करंट अफेयर्स के नोट्स है तो उसमें कोई नया चेंजेस है वो ऐड हो जाएगा, और कोई अगर तुमको लगा कि हाँ अब ये वाला पॉइंट्स जो है या ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे अब याद हो चुका है, मैं एग्जाम के पहले भूलूंगा नहीं। ठीक है, अब देश आज़ाद हुआ था ये तो भूलने वाली बात नहीं है ना। हाँ, अगर मानो 1947 में आज़ाद हुआ था, ये नोट्स बनाने का पॉइंट है अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को याद नहीं है तो। ठीक है, तो ऐसे नोट्स होते हैं कि फर्स्ट टाइम तुम लिखोगे देश आज़ाद हुआ था 1947 और सेकंड टाइम में आज़ाद को कर रहे हैं 1947 इंडिपेंडेंस लिख दो, तुमको पता चल जाएगा देख के कि हाँ ठीक है आज़ादी है 1947 में। इसी तरह से तुम्हारे विद द टाइम नोट्स छोटे होते जाएंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मेकिंग योर नोट शॉर्टर एंड शॉर्टर, बिकॉज एग्जाम से पहले वो सारा सिलेबस जो तुम साल 1.5 साल में सिलेबस कंप्लीट करोगे वो दैट यू हैव टू रिवाइज जस्ट बिफोर 1 मंथ और मतलब 2 मंथ्स, 1 मंथ के पहले या 10 या 20 दिन में तुमको रिविजन करना होगा। एंड दैट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लास्ट के 4 महीना में रिवाइज करोगे तो अगेन 4 महीना पहले जो चीज़ पढ़े होगे वो भूल जाओगे। रिवीजन का मतलब ही अगर तुमने रिसेंटली पढ़ा होगा, और रिसेंटली सारा सिलेबस वी विल ओनली बी एबल टू कवर अगर हमने उसको बहुत शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में लिखा होगा। दैट्स व्हाई नोट मेकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और विद द टाइम वो छोटा होना चाहिए सो दैट एग्जाम से पहले उसको रियलिस्टिकली रिवाइज किया जा सके। ठीक है, विद द टाइम तुमको योर नोट्स विल बी जस्ट लाइक कि बस वो पॉइंट हो विच यू नो कि एग्जाम से पहले भूल सकते हो, तो वो रिवाइज करना जरूरी है। तो दैट इज व्हाट द एक्चुअल नोट इज ऑल अबाउट। ठीक है, डोंट मेक नेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ टिल जुलाई। जैसे फेब में अगर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई ये 6 मंथ अभी एटलीस्ट जो भी अभी न्यू एस्पिरेंट प्रिपरेशन करें, डोंट मेक न्यूज़पेपर, वो अभी वेस्ट ऑफ टाइम है। जस्ट इंजॉय करो, 6 महीना न्यूज़पेपर पढ़ के ना इंजॉय करो, जस्ट सी द आर्टिकल जितना भी तुम्हारे पास, और लिमिटेड टाइम दो न्यूज़पेपर को, क्योंकि अगेन आई हैव टोल्ड यू कि तुमको अभी सिलेबस पढ़ना है और मंथली मैगजीन पढ़ना है, तो जस्ट मंथली मैगजीन पढ़ो। न्यूज़पेपर का अभी 6 महीना तक कोई नोट्स मत बनाओ न्यूज़पेपर से। ठीक है, जस्ट रीड इट एंड एंजॉय इट। फॉलो मंथली मैगजीन फॉलो करो, बट ओनली स्टार्ट मेकिंग नोट्स व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। बट मंथली मैगजीन के करंट अफेयर्स के नोट्स या कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है वो बनाना, करंट अफेयर्स के नोट ओनली स्टार्ट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, क्योंकि वंस यू कंप्लीट द सिलेबस तुमको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सो दैट ऑन प्लस अगेन फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में बहुत चीज़ पढ़ोगे, जब न्यूज़पेपर इनिशियली पढ़ोगे तो बहुत सारे आर्टिकल तुमको लगेंगे अगर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खटखट नोट्स बना लो। करंट अफेयर में तो आर्टिकल को भर दिया, और कल को पॉलिटी पढ़े वो सेम आर्टिकल पढ़े, अब
तो डुप्लीकेशन ऑफ नोट अननेसेसरी है, क्योंकि रिवीजन में एक ही टाइम की चीज़ें अच्छी हो तो अच्छा रहेगा। सो दैट्स वाई कंप्लीट द सिलेबस। तुमको पता है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब जब तुम करंट अफेयर से नोट बनाओगे तो यू विल ओनली ऐड दोज थिंग विच यू नो कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग सिलेबस वाले नोट्स में के पार्ट्स नहीं है वो, ठीक है। जैसे पॉलिटी के तो ज़्यादातर तुम्हारे सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे तुम्हारे नोट्स में ही, बट जो नए अमेंडमेंट्स हुए वो फिर फर्दर ऐड होगा, या कुछ उसके एग्जाम्पल्स फिर ऐड होंगे और कुछ ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट मेक नोट्स, अभी फॉलो लेकिन करना है मंथली मैगजीन, तो सो दैट यू नो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बट ओनली मेक नोट्स आफ्टर यू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। एडवांटेज क्या है नोट्स मेकिंग, योर नोट्स विल बी बेटर एंड शॉर्ट। ये अगर फॉलो करोगे कि सिलेबस के बाद नोट्स बताओ, तुम्हारे अच्छे बनेंगे और छोटे बनेंगे, एज यू वोंट गेट टाइम टू री राइट योर करंट अफेयर नोट। देखो सिलेबस के नोट भलो तुम फर्दर इंप्रूव करने का टाइम कभी मिल भी जाए, वैसे तो कोशिश करो फर्स्ट टाइम में अच्छे नोट्स बन जाए, लेकिन यार करंट अफेयर्स का तो ऐसे करंट अफेयर्स मतलब वही ना जो एग्जाम से जस्ट कुछ महीने पहले हुआ और हर दिन हो रहा है, उसके नोट्स को फर्दर तुमको छोटा बनाने का मौका, रीराइट करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार बन गया तो रिवीजन बस करो। बहुत बार तो करंट अफेयर्स का जस्ट जो मंथली कंपाइलेशन है मैगजीन खरीद लो, उसी में मार्क करके रख लो, तो वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। बट द थिंग इज दैट कि जितने छोटे और अच्छे नोट्स बने उतने बेटर है करंट अफेयर्स के, और वो तब बनेंगे जब तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी तुमको पूरा अच्छे से पता होगा। तो चूंकि करंट अफेयर्स का तुम्हारे रीराइट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इट इज़ बेटर कि तुम फर्स्ट टाइम में ही अच्छा बनाओ, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ बेटर कि सिलेबस कंप्लीशन करने के बाद यू स्टार्ट मेकिंग करंट अफेयर नोट। उससे करंट अफेयर देखो, ऐसे भी तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड देन तुम मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो, जस्ट रीड, नॉट यू आर नॉट मेकिंग नोट। तो तुमको जो भी चीज़ें चल रही हैं वो तुमको पता तो है ऑलरेडी न्यूज़ में क्या चल रहा है और क्या नई नई चीज़ें आई हैं। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस व्हेन यू विल मेक नोट्स कि अब ठीक है पिछले मंथली मैगजीन से देख लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके नोट्स बना ले, उसको मार्क कर ले, तो उससे तुम्हारा जो ऑलरेडी नोन न्यूज़ है वो अब रिवाइज हो जाएगा और रिटन फॉर्म में हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले जब उसको रिवाइज कर लोगे तो एकदम पक्का हो जाएगा और प्रीलिम्स में ईजिली आंसर देख के आ जाएगा, और मेंस में जितने भी उससे उसके कंटेंट तुमको याद रहेंगे उसको यूज़ करके बहुत अच्छा आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। रीड न्यूज़पेपर विथ पेन। अब जस्ट वन पॉइंट है कि रीड न्यूज़पेपर विथ पेन। फॉर एग्जांपल जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो रीड इट विथ पेन। और अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ा सा आर्टिकल होता है, तुम देखोगे कि जैसे एडिटोरियल है उसमें बहुत बड़ा आर्टिकल होता है, अब तुम सब बड़ा आर्टिकल को ही काट के रख लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन से पहले फिर से क्या पूरा बड़ा आर्टिकल पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। अपना न्यूज़पेपर खरीदो, रीड इट विथ पेन, ठीक है। जो भी अगर उसमें कोई तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे या कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल या कि किसी इसका नाम लगे जो तुमको लग रहा है हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जिसको मुझे बाद में कहीं नोट करके रखना है, तो अभी तो नोट्स बनाना नहीं है, क्या करो जस्ट मार्क द पॉइंट, उसमें ऐसे करके हाईलाइट, उसमें ऐसे करके हाईलाइट कर दो उसको या अंडरलाइन कर दो और बगल में लिख दो कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और जस्ट क्लिक अ पिक, अपने मोबाइल में क्लिक करके पिक्स रख लो। एंड आई विश यू विल गेट टाइम टू गो थ्रू इट अगेन। मैंने क्लिक करके रखा बट मुझे फिर टाइम नहीं मिला करने का, बट एटलीस्ट मेरे पास एक था कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांटेड टू गो बैक थ्रू द न्यूज़पेपर नोट्स, अब मुझे न्यूज़पेपर थकिया के नहीं रखना पड़ेगा कि देखने के लिए अब फिर न्यूज़पेपर मुझे पता है कि न्यूज़पेपर आज मैंने पढ़ा, इसमें मुझे 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगे, उस आर्टिकल में भी 2-3 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट थे, उसकी मैंने क्लिक करके फोटो रख ली। अब कल को मैं बस वो फोटो को गो थ्रू करूंगा और उसमें से देखूंगा कि अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं फर्दर अपने नोट्स में ऐड करना चाहता हूँ जो मंथली मैगजीन में भी नहीं था, सो आई कैन ऑलवेज एड इट इन माय नोट्स, ठीक है। सो दैट इज वन है कि रीड न्यूज़पेपर विद अ पेन, मार्क कर लो उसी में जब भी पढ़ो और उसके बाद उसका फोटो खींच के रख लो, ठीक है। नो ऑन पेन्स एंड नोट्स मेकिंग, देखो बहुत सारे इस तरह के जनरल क्वेश्चन भी होते हैं, इट इज़ बेटर कि उसका आंसर तुमको पहले पता चले कि पेन्स और नोट्स मेकिंग की क्या है। फॉर नोट मेकिंग यूज अनरूल्ड नोट, देखो अनरूल्ड नोटबुक यूज करना है जो ब्लैंक नोटबुक होती है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी का जो तुम्हारा शीट आएगा जस्ट इस तरह का ब्लैंक आता है या साइड में ऐसा मार्क रहता है और ये पूरा खाली रहता है, तो अभी डोंट यूज दिस रूल्ड वन। अब नोट्स बनाने के लिए जो इस तरह का रूल्ड वाला होता है जस्ट डोंट यूज इट, यूज दिस ब्लैंक। अब इस तरह का यूपीएससी वाला तो नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ठीक है। नॉर्मल नोट्स बनाने के लिए जस्ट यूज अ ब्लैंक नोटबुक, मतलब अनरूल्ड नोटबुक जो ब्लैंक नोटबुक होती है, जस्ट यूज दैट टू मेक। अब इसमें यूपीएससी आंसर शीट अनरूल्ड होती है तो तुमको पहले से ही, जैसे कि अभी टेढ़ा लिखने, अगर किसी को आदत नहीं है अनरूल्ड में लिखने की, शुरू में तुमको टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाएगा बट विद द टाइम तुमको सीधा लिखना भी आ जाएगा। एंड
अनरूल में क्या होता है, नोट्स एंड डायग्राम्स ज़्यादा क्लियर रहते हैं, क्योंकि और कोई फालतू की लाइन नहीं है, तो जो भी लाइन तुम बनाओगे वही बस लाइन एग्जिस्ट करेगी। एंड उसका तुम साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। कभी बड़ा लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बड़ा लिख दो, किसी को छोटा छोटा करके लिखना है तो छोटा लिख दो, जो कि यहाँ पे अगर तुम करोगे तो फिर वो खिच खिच पिच पिच लगता है। ठीक है, तो यूज दिस अनरूल्ड नोटबुक, ये पहले से पता रहता है तो बेटर रहता है। ठीक है, यूज लूज शीट फॉर नोट मेकिंग इफ यू कैन मैनेज इट। अब बहुत लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स के नोट रूट शीट में बनाओ ताकि कोई अपडेट आए तो उसमें खटखट ऐड करते जाओ, बट वो ना मैनेज करना मुझे तो पर्सनली लगता है कि पॉसिबल नहीं है। कल को पूरी शीट गिर गई या उसको ढूंढते रहो पत्ते पत्ते। वैसे अगर तुम मैनेज कर सकते हो देन डू इट। कोई कहते हैं कि एडवांटेज होता है नई चीजें ऐड करना या निकालना, बट आई पर्सनली डोंट सजेस्ट इट। अगर तुम मैनेज कर सकते हो देन यू कैन डू इट। ठीक है, यूज डिजिटल नोट मेकिंग एज इट इज इजी टू एडिट एंड विल सेव टाइम। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल डिजिटल नोट मेकिंग काफी अच्छा है। कॉपी पेस्ट करके रख लियो, वहां एडिट करना भी इजी है। जैसे मैंने बोला है कि विद द टाइम यू विल हैव टू मेक योर आंसर शॉर्टर। ठीक है, तो अगर तुमने रिटर्न आंसर को शॉर्ट करना है तो वो तो फिर या तो काट के करो या तो फिर से उसको लिखो, दोनों में टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, अगर तुमको लिखने की प्रैक्टिस ऑलरेडी है तो वो टाइम वेस्टिंग है, अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो जितना लिखो उतना बेटर है तुम्हारे लिए। तो आई अज्यूम कि लिखने की प्रैक्टिस है रीजनेबली और एग्जाम से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो जाएगी, तो बस फिर सेम चीज को बार बार लिखना दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई डिजिटल नोट मेकिंग इज गुड। यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना है तो बस खटाक से करके डिलीट बटन एडिट, कुछ ऐड करना है तो जस्ट राइट क्लिक कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो यूज इट। प्लस डार्क बॉल पेन फॉर नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग के लिए डार्क बॉल पेन यूज करो, बिकॉज अगर तुम फॉर एग्जांपल जेल पेन ये यूज करोगे बहुत बार ना पानी गिर जाता है या गर्मी में पसीना टपक जाता है, तो वो फिर और विद द टाइम वो डल भी हो जाएगा। अब नोट्स तुम बना रहे हो, अब तुम्हारी यूपीएससी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितनी साल चलती है। सो ऑलवेज यूज डार्क बॉल पेन। डार्क हो रहेगा तो वो ज्यादा इजिली दिखता है पेज में, और बॉल पेन रखो ताकि अगर पानी वानी भी गिर गया तो वो ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। ठीक है, जस्ट एक्सपेरिमेंट विथ डार्क बॉल पेन। कोई बोलता है बटर फ्लो यूज कर लो, कोई इसका भी एक पेन आता है, लक्सर का यूनिफ्लो आता है, या सेलो का बटर फ्लो आता है, या तुम जो भी पेन यूज करते हो जिसमें भी तुमको कंफर्टेबल है जस्ट यूज इट। जस्ट सजेशन है, तुमको अगर जेल पेन से भी बनाना है तो बना लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब ऐसा कोई पानी हाथ में गिलास लेके नहीं घूमता है। अब पानी गिर गया तो फिर से नोट्स बना लो, लिखने में क्या दिक्कत है, तो अपना कर लो। बट सजेशन है कि डार्क बॉल पेन यूज करोगे तो तुम्हारे ज्यादा क्लियर भी दिखेंगे, क्योंकि रिवीजन करने में आसान रहेगी। कभी लाइट वाइट कम रहा और बॉल पेन के होने से उसके फिर वो मिटने के और वो कभी हाथ से खींचने के चांसेस कम रहेंगे। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट विद पेन फॉर यूपीएससी। अब यूपीएससी के लिए बॉल, जेल, इंक जो भी पेन से लिखना चाहते हो, ब्लू ही प्रेफर करो, ऑल्दो ब्लैक से भी लिख सकते हो, बट ब्लू प्रेफर करो। बॉल पेन, जेल पेन, और सेलेक्ट द स्मूथ एंड डार्क वन। जो भी पेन तुमको लगे कि बहुत स्मूथ लिख रहा है और उससे एकदम डार्क लिख रहा है, मतलब देखो अगर कोई पेन डार्क बहुत प्रेस करके डार्क लिख रहा है तो वो फिर यूपीएससी एग्जाम में लिखोगे ना तो 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम में ना हाथ दर्द कर जाएगा। तो जस्ट सेलेक्ट अ पेन, जैसे पायलट V5 पेन बहुत प्रॉपर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ना डार्क भी लिखता है, जबकि वो तुम्हारा इंक पेन है और वो तुम्हारा डार्क भी लिखेगा, और उसके लिए तुमको बहुत प्रेस नहीं करना पड़ता है। तुम हल्के हाथ से भी खटखट लिखोगे तो लिख दो। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेन तुम्हारा स्मूथ हो, डार्क हो, ताकि चीजें जो पेपर चेक करे उसको एकदम तुम्हारा आंसर एकदम मुंह के पास एकदम दिखे कि हाँ एकदम पेपर से निकल के आंसर आ रहा है। तो डार्क इंपॉर्टेंट है, स्मूथ इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट तुम खटाखट आंसर लिखो, तुम्हारा हाथ ना थके। ठीक है, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, ऐसे 5 दिन लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में जब तुम अगर पेन ढूंढने बैठोगे ना तो फिर वही हो जाएगा, फिर कुछ भी गलत लिख दोगे वो साल यार यहाँ पे 10-10 नंबर से यूपीएससी रह जाता है। तो वाई टू टेक चांस, शुरू में ही एक्सपेरिमेंट करो। जितने भी नए नए पेन है गूगल करो, यूट्यूब देखो, मस्त देखो, और उसमें 4-5 पेन सेलेक्ट करके नोट्स मेकिंग के लिए चाहे बॉल पेन रख लो, ये प्रेफर्ड है। और लेकिन यूपीएससी एग्जाम उसी पेन से दो जो कि डार्क हो और स्मूथ हो। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में पानी गिर जाएगा तो तुमको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने पानी गिरा दिया था, तो उतना मत सोचो। और जो मेंस होता है वो गर्मी में नहीं होता है, वो नॉर्मली थोड़ी बरसात उरसात के टाइम में होता है, तो वो सब देख लेना। अगर किसी को डर है कि नहीं मैं भीग गया या गिर गया पानी, सो बॉल कर लो। बट जो भी पेन यूज करो इट शुड बी स्मूथ, डार्क, और तुम उससे फास्ट लिख पाओ। ठीक है, तो ये पेन्स और नोट्स मेकिंग पर टिप्स थे। ठीक है, नॉट स्टडी टाइमिंग। स्टडी टाइमिंग भी बहुत से एस्पिरेंट्स को ये डाउट रहता है क्या पढ़ने का सही टाइमिंग है क्या नहीं है, तो लेट्स डिस्कस इट आल्सो सो दैट बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस डिस्कसिंग दीज थिंग पॉइंट इज वेरी। बहुत बार छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बहुत बार ना यू डोंट आस्क विथ एनीवन, लगता है ये भी पूछूंगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। मेरे साथ वैसा कुछ नहीं है, तुमको जो भी पूछना है जस्ट आस्क इन कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ठीक है,
बहुत मतलब फर्जी भी क्वेश्चन होगा, आई विल जस्ट लाफ हा 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 एंड देन आई विल आंसर इट, ठीक है। तो डोंट वरी, यू विल गेट, आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो इस तरह के क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टडी का टाइम क्या है, बहुत के एस्पिरेंट्स का डाउट रहता है। सो देयर इज नो गुड और बैड स्टडी टाइम फॉर यूपीएससी, सेलेक्ट द वन विच सूट्स योर फिक्स कमिटमेंट, ठीक है। अगर किसी के पास पूरा दिन का टाइम है तो जस्ट तुमने पास में जो कॉलेज और स्कूल के टाइम में जो तुमको सबसे अच्छा टाइम लगता है पढ़ने का, बस उसी टाइम में पढ़ो, अपने पढ़ाई करो। और वरना जैसे तुम ऑफिस वाले हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे अगर नाइट शिफ्ट लगती है तो दिन में पढ़ोगे, डे शिफ्ट लगती है तो नाइट में पढ़ोगे। उसी तरह से अगर कोई हाउस वाइफ है तो बेबी सो जाएगा तब पढ़ोगे, ठीक है। तो उसी तरह से जस्ट अपने कॉलेज या कॉलेज है तो जब कॉलेज का क्लासेस हो गया तब नहीं पढ़ोगे। तो कॉलेज, ऑफिस और फैमिली के अलावा तुमको जो सूटेबल टाइम लगता है तुम उसमें पढ़ सकते हो। बस वो जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जस्ट ट्राई टू पढ़ने बैठने से पहले, और अगर पिछले तुम ऑफिस या कॉलेज से टायर्ड हो, जस्ट टेक समथिंग, डू समथिंग विच रिफ्रेशेज यू। चाहे छोटा सा नैप ले लो, चाहे दोस्तों के साथ घूम लो, चाहे गेम खेल लो, चाहे गाना सुन लो, जो भी करना है छोटा सा ऐसा ब्रेक लो जो तुमको रिफ्रेश कर दे, एंड देन स्टार्ट योर स्टडी, ठीक है। तो कोई भी सही या गलत टाइमिंग नहीं है, रात या दिन का टाइमिंग नहीं है, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेट्स स्टडी। अब नाइट टाइम की स्टडी का क्या टाइम है? सबसे पहले एडवांटेज है पीस एंड साइलेंस। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो नॉर्मली मैं रात के टाइम में करता हूँ, बिकॉज शांति रहती है हर जगह, कोई चाहे चाहे या गाड़ी का हॉन्किंग कुछ नहीं है। और रात का एडवांटेज ये रहता है कि विल इंक्रीज विथ टाइम। अगर फॉर एग्जांपल 10 बजे तुम बैठे पढ़ने, तो 10 से 11 बजे होगा तो और ज़्यादा शांति, और ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा। 12 बजे 1 बजे जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, नहीं है, रात जवान होती जाएगी और ज़्यादा वो पीसफुल और शांत होती जाएगी। सो ये एडवांटेज रहता है कि रात में पढ़ने का। और ना फील गुड वाली फीलिंग आती है रात में कि इसके बाद सोने को मिलेगा, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप पढ़ लो मेहनत, उसके बाद मस्त कंबल तान के सो जाने को मिलेगा, ठीक है। ये एक तुम्हारे पास एक तुम्हारा मोटिवेशन रहता है कि पढ़ लेते हैं फिर सोना है। तो सोना जनरली अच्छा लगता है सबको, सो एक मज़े वाली चीज़ भी है पढ़ने में। प्लस रात ना फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल अब तुम 10 बजे पढ़ाई की और तुमको बड़ा सही पढ़ाई जा रहा है, तुमको मतलब बहुत चीज़ें समझ में भी आ रही हैं और तुमको नींद भी नहीं आ रहा है, तो तुम उसको नॉर्मली तुमने सोचा था कि 12 बजे तक पढ़ूंगा, या तो तुमने उसको 1 बजे तक स्ट्रेच कर लिया, 2 बजे तक स्ट्रेच कर दिया, उस रात 3 बजे टान लिया कि ठीक है आज हम सोएंगे, अगले दिन सो जाएंगे। सो यू हैव एन ऑप्शन, तुम स्ट्रेच कर सकते हो, कोई एंड टाइम नहीं है, क्योंकि उसके बाद सोना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोना कम करना पड़ेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और कभी 10 बजे एकदम ही अब कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है तो चलो यार आज सो जाते हैं जल्दी, कल फिर फ्रेश रहेंगे ज़्यादा, तो 11 बजे ही पढ़ाई अपना बोरिया बिस्तर बांधे सो गया। तो रात का टाइम बेसिकली तुम्हारा फ्लेक्सिबल है कि तुम उसको या तो स्ट्रेच कर सकते हो या तो कट शॉर्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन इट। नेगेटिव बेसिकली वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट है, माइंड इज बिट टायर्ड आफ्टर द होल डे ऑफ वर्क एंड आफ्टरनून। अगर तुम दिन भर सोए नहीं हो तो बेसिकली दिन भर कुछ ना कुछ काम किए होगे, चाहे ऑफिस या कॉलेज, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा थका रहता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। बट अगेन जिसको रात में पढ़ने की आदत है वो क्या ही, अगर ये मैनेज कर, अगर ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है देन यू कैन डू इट। वरना वन ऑफ द डिसएडवांटेज है कि रात में तुम ऑलरेडी तुम्हारा माइंड थका रहता है दिन भर दिमाग करने के बाद, ठीक है। दूसरा नेगेटिव है यू विल हैव टू चेंज रूटीन बिफोर एग्जाम, क्योंकि मैं जनरली रात में पढ़ाई करता था एंड ऑलवेज बिफोर द एग्जाम आई हैव टू, मतलब 1 वीक और 2 वीक बिफोर एग्जाम आई हैव टू चेंज द रूटीन। ये ऐसा ना हो कि रात में पढ़ने की आदत है, सुबह देर तक सोने की आदत है किसी को, तो एग्जाम में दिन में सो रहे हो तुम। सो फिर एग्जाम तो तुम्हारा, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम सुबह 9 बजे से होगा, मेंस भी 9 बजे से शुरू हो जाएगा, तो दोनों 9 बजे से मॉर्निंग में टाइम होगा। तो अगर तुम नाइट में रात में पढ़ के दिन में सोते हो या कुछ ऐसा है रूटीन, तो एग्जाम से पहले उसको चेंज करना पड़ेगा तुमको, अपना रूटीन वापस से अपना बॉडी का साइकिल वैसे करना पड़ेगा ताकि दिन में तुम अलर्ट रहो और रात में मतलब सो सको। तो ये एक नेगेटिव टाइम है कि बहुत बार चेंज करने में थोड़ा तुम्हारा 1 वीक का टाइम चला जाता है और कभी तबीयत खराब हो गई या कभी ऐसा हुआ नहीं हो। तो वन ऑफ द वे एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स के पहले के एटलीस्ट आई समटाइम डू वन थिंग कि एक रात, मतलब प्रीलिम्स के रात के एक रात पहले सोता ही नहीं था मैं, दिन भर मेरा खराब से बीता, बट उस रात फिर मुझे रात में मैं जल्दी सो जाता था, सो नींद आ जाती थी क्योंकि ऑलरेडी टायर्ड है। तो दैट इज वन ऑफ द वे, बट अगेन वो सारी चीज़ें रिस्की हैं। बट द मॉडल ऑफ द स्टोरी इज कि यू हैव टू चेंज योर रूटीन बिफोर द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम दिन में है। बाकी ये सारे नाइट में पढ़ने के फायदे नुकसान है। अब किसी को अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने का फायदा ये है कि माइंड फ्रेश रहता है, तुम सो के उठे हो, ब्रश व्रश कर लिए, चाय वाय पी लिए, एकदम माइंड फ्रेश है, कोई थकावट नहीं है, रात के आराम है, तो जो भी पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। पीसफुल एंड साइलेंस रहता है। अगेन रात वाला ही अगर 4 बजे सुबह उठ गया, 5 बजे उठ गया, तो उस टाइम कंपेरेटिव साइंस लेना रहता है। बट ये क्या है, इसका नेगेटिव विल डिक्रीज विद द टाइम। जैसे जैसे सूरज निकलेगा फिर वो चिड़िया चाय 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 करेगी, कौवा कुकड़ू कुक करेगा, कूड़ा वाला आ जाएगा, गाड़ी आया, घर से कचरा निकाला, और फिर मतलब स्कूल कार वार। विद द टाइम जैसे रात विद द टाइम और पीसफुल होता जाता है, डे विद द टाइम डिक्रीज करता जाता है, तो तुम्हारे पास वो लिमिटेड टाइम पीसफुल साइलेंट टाइम रहता है।
अगेन अर्ली मॉर्निंग का हेल्थ बेनिफिट तो है ही, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ठीक है, होपफुली हेल्दी वेल्दी वाइज बनो, वेल्दी नहीं बनो होपफुली, क्योंकि आईएएस बन के अगर वेल्दी बने मतलब करप्शन कर रहे हो। ठीक है, हेल्दी रहोगे, वाइज रहोगे, वेल्दी नॉर्मल तो लोगों से तो अच्छे ही हो जाओगे, उतनी बुरी भी सैलरी नहीं होती है आईएएस की। ठीक है, नो नीड टू चेंज द रूटीन बिफोर एग्जाम। अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने का अच्छा है, एग्जाम से पहले भी अर्ली मॉर्निंग में उठ जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब एक पढ़ाई के मूड में भी आ गए, और उसके बाद फिर एग्जाम जस्ट रिवीजन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये इसका एडवांटेज है। वन अगेन अनदर नेगेटिव है, कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर वन हु फाइंड्स वेकिंग अप। अब किसी किसी को सुबह उठना बड़ा मुश्किल लगता है, तो अब वो अगर सुबह उठ के तुमको पढ़ा लेना, तो 3-4 महीने बाद तुमको ना वो स्ट्रेस लगने लगेगा, वो तुम अर्ली मॉर्निंग की नींद मिस करने लगोगे, फिर तुमको यूपीएससी की प्रिपरेशन खलने लगेगी, या कितना अननेसेसरी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो तुम। रात में तो जल्दी सो ही रहो ना सुबह उठने के लिए, बट अगर जिसके लिए स्ट्रेसफुल होता है सुबह उठना, उनके लिए फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कैन बी डिफिकल्ट टू फॉलो ड्यूरिंग विंटर। अगेन ठंड के दिन में सुबह उठना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगेन जस्ट देख लो कि तुम नाइट वाले पर्सन हो, डे पर्सन हो, इसके पॉजिटिव नेगेटिव वी हैव डिस्कस। जो तुमको सूटेबल लगे वो फॉलो करो। रात में पढ़ के भी लोग यूपीएससी टॉप करते हैं, सुबह भी पढ़ के यूपीएससी टॉप करते हैं। जब हमेशा कर सकते हैं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुमको जो अच्छा लगता है यू कैन फॉलो एज फार द स्टडी टाइम गोज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन द नंबर ऑफ द आवर्स ऑफ स्टडी। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है सबका, कितने घंटे पढ़ने हैं यूपीएससी निकालने से पहले? 10 घंटे, 50 घंटे, 4 दिन ले आए एक ही दिन में। सो लेट्स डिस्कस क्या है। सी बेसिकली hours of study will vary. Focus on your target. आवर्स ऑफ स्टडी थ्रू योर जर्नी हमेशा वेरी करेगी। सो अपने टारगेट पे फोकस करो कि क्या सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट क्या रखा है। अब 3 महीने बिफोर एग्जाम यू विल हैव टू स्टडी फॉर 18 to 12 आवर्स। अब कोई इसको 14 भी बना ले, 16 मत करो, फिर तो फिर सोओगे क्या और ये करोगे, तबीयत खराब हो जाएगी। 8 से 12 घंटे 3 महीना पहले के करीब एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें बेसिकली रिवीजन और आंसर राइटिंग रहती है, और ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जो कि लास्ट मोमेंट में ही की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलेबस कंप्लीशन में तुम्हारे पास क्या एडवांटेज है कि तो कोई 1 साल, कोई 6 महीना में सिलेबस कंप्लीट कर ले, कोई 1 साल में कर ले, बात वही है, सिलेबस कंप्लीट हुआ। कोई 2 साल में रिवर्स सिलेबस कंप्लीट कर ले, तुम 10 साल में बैठ के सिलेबस कंप्लीट करो, तो एक काम हो गया, सिलेबस कंप्लीट हुआ, वो उसके का टाइम से लेना देना नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, ये ऑलवेज एग्जाम से जस्ट पहले ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन पहले, क्योंकि अगर तुमने 4 महीना पहले रिवीजन किया है तो वो रिवीजन नहीं है, वो तो फिर 4 महीना पहले वाली पढ़ी चीज़ है। रिवीजन मतलब ही है ना, ताकि एग्जाम में उसको याद रखा जा सके। अब कोई चीज़ 4 महीना पहले पढ़े तो ऐसे भी याद नहीं रखेगा, तो इसलिए यहाँ इतना ज़्यादा नंबर पढ़ने जरूरी है, क्योंकि तुमको अपना सारा सिलेबस उसी टाइम में रिवाइज भी करना है, कम टाइम में। जस्ट एग्जाम से कुछ महीने पहले सारा सिलेबस रिवाइज करना है, प्लस उसमें आंसर राइटिंग भी करना है, सो दैट यू नो कि मतलब एक आंसर राइटिंग के ग्रुप में रहो। और प्लस आंसर राइटिंग से यू विल सी कि बहुत नई चीज़ें, दूसरी चीज़ें रिवीजन भी हो सकती है जो मे बी तुम्हारे नोट्स का पार्ट ना हो, और आंसर राइटिंग से तुम्हारा बहुत बार कोचिंग इंस्टीट्यूट करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखता है, तो करंट अफेयर्स भी रिवीजन हो जाता है। तो ये दोनों तुमको चूंकि लेस टाइम में ही करना होता है, तो इसलिए प्रिपरेशन से 3 महीना पहले यू हैव टू स्टडी 8 to 12 आवर। फाइनल रिवीजन हैज़ टू बी डन इन 1 से 1.5 मंथ में फाइनल रिवीजन करना होगा, और इसमें भी तुमको वैसे करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है कि पॉलिटी ज्योग्राफी की चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो पहले रिवीजन कर लो। अब जैसे हिस्ट्री के कुछ डेट्स हैं, या ज्योग्राफी के करेंट्स के नाम है, या पॉलिटी के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, वो 1.5 महीना पहले, वो तुम 10 दिन पहले भी भूल सकते हो, तो वो जस्ट लास्ट के 5 दिन में रिवीजन करना है। तो उस हिसाब से तुमको सारा सिलेबस रिवाइज करना है, कि जो चीज़ें जस्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है वो 1.5 महीना पहले भी कर लो, और जो तुमको जस्ट डेट्स वेट्स या कुछ ऐसे चीज़ें जो एग्जाम में याद रहे, तो या करंट अफेयर्स की टाइप की चीज़ें हैं, तो वो फिर 10 दिन 15 दिन पहले रिवाइज कर लो। बट द आइडिया इज फाइनल रिवीजन इससे ज़्यादा मंथ नहीं लेना होता है, इतना में ही करना होता है, तभी उसको रिवीजन कहा जाएगा, वरना उसको सिलेबस कंप्लीशन कहा जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्ट्रेच द आवर जस्ट बी। और अगर एग्जाम से 3 महीने पहले का ऐसा मारा मारी वाला सिचुएशन नहीं है, जो कि होगा ही मारा मारी, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको लिमिटेड टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है, उससे पहले तुम्हारे पास इसका मारा मारी नहीं है। ठीक है, उसके पहले तुम अपने हिसाब से कंसिस्टेंटली 2 से 8 घंटा हर दिन पढ़ो, जो भी तुम्हारा कमिटमेंट है, और उस हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, सो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम रखो अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। जैसे कि जिनके पास एकदम खाली टाइम है, तो दे कैन टारगेट कि भाई 6 से 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बट जो वर्किंग है वो टारगेट करो नहीं 1 साल मैं लूँगा और सिलेबस कंप्लीट करूँगा। सो
जस्ट 2 से 8 घंटा हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ो। अगर तुम्हारे पास पूरा दिन खाली है तो 8 घंटा पढ़ लो हर दिन, ठीक है। और जो जिनके पास कम है वो एटलीस्ट 2 घंटा तो हर दिन निकालो। और ये 2 से 8 है, मतलब जो वीकेंड है उसमें ज़्यादा पढ़ लिया जो ये है, बट ये कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम से पहले चीज़ें इंक्रीज करनी है सो दैट कि लास्ट की पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। देन बी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन। यू मे डू, अब अपना प्रिपरेशन में स्मार्ट होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम मंथली मैगजीन और ईयर कंपाइलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम न्यूज़पेपर छोड़ दिए पूरा कि न्यूज़पेपर बस पढ़ेंगे, सीरियसली नहीं पढ़ेंगे, ना फोटो खींचेंगे ना राइट करेंगे, बस मंथली मैगजीन पढ़ेंगे और ईयर का कंपाइलेशन पढ़ेंगे, तो बहुत चांसेस है कि तुम्हारा यूपीएससी निकल जाएगा, ठीक है। कि अब सब मंथली मैगजीन से भाई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है और बाकी तुम्हारा न्यूज़पेपर से उतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करना पड़ा तुमको। बाकी चीज़ें आंसर राइटिंग और ये चीज़ें तुमको ऑलरेडी इंटेलिजेंट इनफ है कि ये दोनों पढ़ के भी तुम मैनेज कर लिए, तो यू कैन ईजिली क्लियर यूपीएससी। बट जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तुम्हारी यूपीएससी कभी नहीं निकलेगी जब तक तुम एकदम ही सुपरमैन और दूसरे ग्रह से नहीं आए हो। तो तुमको पता है कि अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस अगर इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके भी न्यूज़पेपर के बिना चल भी सकता है या पीआईबी ना पढ़ के चल भी सकता है, अगर ये दोनों फॉलो किया जा सके तो इस तरह से थोड़ा बहुत अपना प्रिपरेशन को अपने ज़रूरत के हिसाब से स्मार्ट बनाना है। और जिसके पास अनलिमिटेड टाइम है, इट इज़ हाईली एडवाइजेबल है कि तुम न्यूज़पेपर भी पढ़ो, हर चीज़ अच्छे से फॉलो करो, सो दैट वो एक एक नंबर, 2-2 नंबर, 10-10 नंबर एक्स्ट्रा लाओ, तभी तो रैंक 1 आओगे। और जिनके पास टाइम नहीं है, यू बी स्मार्ट सो दैट कि यूपीएससी निकल जाए तुम्हारा। मतलब अब तुम चाहे 1 नंबर रैंक से कलेक्टर बनो या तुम्हारा अगर 70वां रैंक है वो कलेक्टर बनो, कलेक्टर ही होगा, ठीक है। तो उतना नहीं करना है, ऐसा टेंशन नहीं लगना, तो जो स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब नाउ लेट्स डिस्कस द थिंग इज, क्योंकि किसी को लग रहा होगा पता नहीं 1 महीना से अलग अलग वीडियो ही डाले जा रहे हैं, अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, तो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन, व्हाई आई नीड टू वॉच ऑल दिस वीडियो बिफोर माय प्रिपरेशन। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब एक सेइंग है अब्राहम लिंकन की, गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पिंग द एक्स। और ऑब्वियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर 6 महीने चलेगी तो ऐसा नहीं कि 4 महीना बस इसी तरह के वीडियो देखने के हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी नहीं। जैसे एग्जांपल है कि अगर 6 घंटा तुम्हारे पास ट्री काटने को, अगर फर्स्ट 4 आवर्स में तुमने शार्प कर लिया ट्री, तो नाउ जब ट्री काटोगे ज़्यादा इफिशिएंटली काट पाओगे और कम मेहनत में काट पाओगे। उसी तरह से ये सारे वीडियोस अगर तुमने शुरू से बहुत ध्यान से फॉलो किए होंगे तो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। when you see my video, एग्जाम किस तरह के होते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होता है, बुक्स मुझे कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी एकदम जरूरी है, कौन कौन सी जरूरी है बट छोड़ी भी जा सकती है, और ये सारी चीजें। तो नाउ व्हेन यू विल, और नोट्स कैसे बनाने हैं, चीजें कैसे करनी है। सो नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू विल नो कि किस सिलेबस पे, किस चीज पे कितना फोकस करना है और कितना फोकस नहीं करना है। मतलब नाउ यू विल बी इन बेटर वे टू प्लान द थिंग्स। तो क्या क्या होगा फर्स्ट, so that's why it is very important to analyze properly about an exam before starting its preparation। कोई सिंपल एग्जाम होगा तो उसकी एनालिसिस तुम 2 दिन 3 दिन में सीख लोगे, बट यूपीएससी एग्जाम टाइप के एग्जाम के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार तुम सिलेबस स्टार्ट कर लोगे फिर इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हो तो फिर मूर्खता है। मतलब इसका मतलब उससे पहले की चीजें तुम अनक्लियर्ड में पढ़े थे, अनसर्टेन में पढ़े हो, तभी तो फिर आगे फिर गाइडेंस की जरूरत पड़ गई मे बी। तो उस तरह से इसलिए इट इज़ बेटर कि सबसे पहले सबकी चीज़ें तुम पढ़ो, एनालाइज करो, यूपीएससी को समझो, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, हाँ मैं ऐसे यूपीएससी करूंगा, ये बुक फॉलो करूंगा, इस तरीके से नोट्स बनाऊंगा, एंड देन जस्ट स्टिक टू इट, ठीक। तो ये वाली चीज़ अब क्या होगा, यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तुमको इन सारे वीडियो को इम्पॉर्टेंट पता चलेंगे, बिकॉज यू विल नो कि अरे वाह अब मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही है कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और जब तुम सक्सेसफुली यूपीएससी निकाल लोगे देन ऑल्सो यू विल रियलाइज कि वो शुरू को 1 महीने या 15 दिन, कितना 10 दिन या जितने दिन में तुम ये सारे वीडियोस देख के कंप्लीट कर लो, यू विल रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट था टू गेन द नॉलेज, जो कि मुझे ये 1 साल जो मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन को दिया, इस 1 साल से सबसे ज़्यादा मैं कैसे टेक आउट कर सकता हूँ, उसमें कितना हेल्प किया उसने, ठीक है। सो प्लीज़ अननेसेसरी रिस्क मत लो। तुमको अगर पता है कि ये वीडियो देख के फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अगर अनसर्टेन हो देन देख लो वीडियो, ठीक है, रिस्क मत लो। अगर यू आर ऑलरेडी बहुत यूपीएससी की प्रिपरेशन 1-2 साल से कर रखे हो, यू नो कि
इन सारे वीडियो से कोई खास फायदा नहीं होगा, तभी इनको इग्नोर करो, वरना जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग जर्नी वेर यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू कोर्स करेक्शन इन बिटवीन। ऐसा नहीं होगा 6 महीना के बाद तुम बोला अरे नहीं नहीं अब ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, अच्छा इस बुक से नहीं अब इस बुक से पढ़ना चाहिए, अच्छा अच्छा करंट अफेयर्स यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ना चाहिए, वो फिर डिजास्टर हो जाएगा। तो इसलिए मोर ओवर ये तुम नहीं कर सकते यूपीएससी के जन्म में। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में ही तुम सब कुछ समझ के स्टार्टिंग ही प्रॉपर पाथ में करो, ताकि आगे चल के कोर्स करेक्शन ना करना पड़े। बस थोड़ा बहुत चीज़ें जब भी रास्ते से भटको तो वापस रास्ते पे आओ, ऐसा नहीं कि कंप्लीट यू टर्न लेना पड़े, ठीक है। मोरओवर प्रिपरेशन हैज़ टू बी पैरेलल एंड नॉट सिक्वेंशियल। तो पैरेलल ऐसा नहीं कि सबसे पहले जैसे मैंने सारे बता दिए कि प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू तक भी थोड़ा बहुत सब चीज़ें डिस्कस कर ली, एंड दैट्स व्हाई द प्रिपरेशन पैरेलल में चलता है यूपीएससी। कोई भी टॉपर तुम ऐसा नहीं देखोगे जो ये बोलेगा सबसे पहले मैंने प्रीलिम्स का प्रिपेयर किया, फिर जब मेरा प्रीलिम्स निकल गया फिर मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया, फिर मेरा मेंस निकल गया फिर मैंने इंटरव्यू। ऐसा कोई नहीं करता, सबकी प्रिपरेशन पैरेलल चलती है, और बस उस स्पेसिफिक एग्जाम से पहले उस स्पेसिफिक एग्जाम के टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। सो तुम पैरेलल प्रिपरेशन तभी कर सकते हो जब ऑलरेडी तुमको पूरा एग्जाम का चीजें पता हो। तो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंडिंग द होल जर्नी फ्रॉम स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल हेल्प यू टू स्टार्ट ऑन द राइट पाथ विद द राइट थिंग्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द जर्नी। इट विल हेल्प यू टू नो that you are on the correct path during the journey। एक तो जर्नी सही पाथ पे, और when you are ड्यूरिंग द प्रिपरेशन विद द टाइम यू विल नो कि हाँ जो तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है वो सही चल रही है, जो बुक थे वो पढ़ रहे हो, सिलेबस भी ठीक ठाक हो रहा है, और तुमने ऑलरेडी प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन देख रखे हैं। अगर तुमने वीडियो मेरा देख रखा है तो यू नो कि हाँ आई विल बी एबल टू हैंडल दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर सिमिलर आते हैं एग्जाम में, तो ठीक है। इट विल हेल्प यू टू डिसाइड गुड वर्सेज नॉट सो गुड गाइडेंस टिप्स इफ एवर यू नीड। और ऑल्दो आई विश कि तुमको जरूरत ना पड़े, बट फिर भी अगर आगे कोई गाइडेंस और टिप्स की जरूरत पड़ती है तो ये जो तुम अगर ये सारे वीडियो देखोगे सो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि सामने वाला अब जो मुझे ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान सही है या नहीं है, ठीक है। तो फिर वो फर्जी ट्रैप में आगे नहीं पड़ोगे। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दीज वीडियोस बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, कि जो करो सॉलिड करो, ताकि आगे बस थोड़ा बहुत उसमें ट्यूनिंग और कोर्स करेक्शन हो, बट ऐसा ना हो कि कुछ बहुत ज़्यादा ही उल्टा फिर करना पड़े, क्योंकि वो फिर यूपीएससी के लिए फिर डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। So that's why understanding the exam and understanding the question and whole process is very important, ठीक है। अब years of preparation इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 2 to 3 years योर लर्निंग कर्व विल स्टार्ट टू फॉल। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसे कितना प्रिपरेशन साल देना है यूपीएससी को और कैसे देना है डिस्कस करता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैं ईयर का मान कर लूँ, ये 1 ईयर है यूपीएससी जर्नी का, ये 2nd ईयर है, ये 3rd ईयर है, ठीक है, और ये 4th ईयर है, ये 5th ईयर है, ये 6th ईयर है, अभी 6 ऑनवर्ड्स मान के चल लेते हैं, ठीक है। और ये तुम कितना नया नॉलेज सीख रहे हो, न्यू नॉलेज, ठीक है, न्यू नॉलेज कितना सीख रहे हो। तो देखो शुरू में चीज़ें भलो तुमको समझ में नहीं आएंगी, बट विद द टाइम तुम ना बहुत ज़्यादा नया नॉलेज सीखते जाओगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इतने एकदम बहुत ये कोई क्वांटिटी मान लो कि मतलब मान लो 1000 नया नॉलेज तुम सीखे। 2nd ईयर के प्रिपरेशन में भी चूंकि 1 ईयर में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट किए हो तो ऑलमोस्ट थोड़ा कम होगा, बट फिर भी तुम बहुत चीज़ें न्यूज़पेपर अब जब पढ़ोगे चीज़ें हो सकता है अगर 2nd ईयर तक चली गई, अब नई चीज़ें, नए करंट अफेयर्स ज़्यादा समझ में आए, और चीज़ें कुछ नई बुक्स पढ़ो वो आए। 3rd ईयर में जाके थोड़ा और कम होगा, लेकिन 3rd ईयर में आते आते अब जितनी चीज़ें नई सीख सकते थे वो कर सकते थे वो तुमको मोटा मोटी आ चुकी होंगी। अब बस वो है कि हर दिन जो करंट अफेयर्स हो रहा है उससे नए नए बस इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई नई नॉलेज नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बजट क्या होता है या इकोनॉमिक सर्वे क्या है, ये तुम्हारे नॉलेज में क्या है, ये बस 1st ईयर 2nd ईयर में ही ऐड अप होगा। उसके बाद यू ऑलरेडी नो कि बजट क्या है और इकोनॉमिक सर्वे क्या है और गवर्नमेंट की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे कोई चीज़ फॉर्म होती है। अब बस इंफॉर्मेशन आएगी, अच्छा ये नया बजट आया, इसमें नई इंफॉर्मेशन आया, अच्छा ये नई बिल आए, इसमें नई चेंजेस आए। तो तुम्हारा लर्निंग ग्राफ 3rd ईयर के बाद से कम होता जाएगा। उसके बाद जब तुम यूपीएससी खींचते जाओगे ना तो कुछ नया नहीं, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नहीं सीखोगे।
1 और 2 ईयर, इनफैक्ट 1 ईयर में कंप्लीट सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे ना, लेकिन दूसरे ईयर में उसको जब रिवाइज करोगे तो रिवीजन में तुमको बहुत नई चीज़ें पता चलेंगी जो कि तुम फर्स्ट टाइम में हो सकता नहीं पता चले। इनफैक्ट थर्ड ईयर तक भी मे भी वो चलता रहे तुम्हारा, लेकिन थर्ड ईयर के बाद से वो ग्राफ तुम्हारा न्यू लर्निंग का ग्राफ हमेशा कम हो जाएगा। अब ये बात चीज़ें याद रखना। अब इससे क्या होगा कि थर्ड ईयर के बाद क्या होगा कि after this, yani after third year, just sticking to UPSC CLC will start to do more harm than good. See, we are human beings और लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बीइंग अलाइव। सो जब तक हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तब तक हम लाइफ में आगे प्रोग्रेस होते हैं। वो नई चीज़ें मतलब उतना स्ट्रेस मत लो कि ऐसी चीज़ें ही सीखें जिससे पैसा कमा रहे हैं, फिर यार वो बहुत स्पेसिफिक, या ऐसी चीज़ें जिससे फ़ायदा हो रहा हो। नहीं, कुछ भी नया सीख रहे हो तुम, कोई भी फील्ड में नया सीख रहे हो, जब तक सीख रहे हो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। तो यूपीएससी से भी जब तक तुम नई नई चीज़ें सीख रहे हो, हिस्ट्री के बारे में सीखे, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, दुनिया कैसे चलती है, वॉर कैसे होता है, कौन पॉलिसीज़ कैसे बनती है, आज़ादी दिलाई तो कैसे दिलाई, आज़ादी में जो रूल्स बने, आज़ादी के बाद जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो वो क्यों किया, देश आज जैसा है वो क्यों है ऐसा, आज तुमको हिंदू मुस्लिम दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, अलग अलग कल्चर क्यों अलग अलग है, सारी चीज़ें तुमको पता चलेंगी। बट एक बात 3 साल के बाद ये सब चीज़ तुमको पता चल जाएंगी। अब अगर तुम कुछ नया नहीं करोगे, सिर्फ यूपीएससी का फिर वही चीज़ बार बार रिवीज करोगे, तो अब तुम बहुत ज़्यादा चीज़ नया साल भर सीखोगे नहीं, तो फिर वो तुम्हारा विद द टाइम तुमको ज़्यादा हार्म करेगा, क्योंकि जितनी तुमको बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सीखनी चाहिए अब तुम उतने सीख नहीं रहे हो। वो लिमिटेड नॉलेज से अब कुछ नहीं होगा, बस उसी को तुम घसीटे जा रहे हो। तो एक टाइम के बाद 3 साल के बाद यूपीएससी की सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना ज़्यादा नुकसान देने लगेगी तुमको, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद ना तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे बड़ा हर्डल बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, या तुम्हारे पास अटेम्प्ट्स नहीं होगा, बट तुम्हारा ना मन खत्म हो जाएगा 3-4 साल के बाद की। फिर ना ज्ञान हो जाता है कि यार क्या है, मतलब ठीक है आईएएस बन भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, कलेक्टर बन जाएंगे, ऊपर 10 कलेक्टर बैठे होंगे, उसके ऊपर नेता बैठा रहेगा, उसके बाद कुछ करो गलत तो कोई गलत केस लगा, इस तरह की ज्ञान तुमको पता चल जाएगी। फिर तुम्हारा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। जब तक वो स्टेज नहीं आता है, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए इन दोनों रीज़न के वजह से दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू क्लियर यूपीएससी विद इन दिस गोल्डन 3 years, ठीक है। तो वो जो ज्ञान है ना कि पैसा खुशियाँ नहीं देता है, वो ज्ञान तुमको पैसा कमाने के बाद आए तभी अच्छा है, कि पैसा कमा लो फिर ज्ञान करो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है खुश होने के लिए, उससे पहले वो ज्ञान मत लो, फिर तो गरीबी में ज़िंदगी कटेगा। तो ये कि यूपीएससी मन नहीं कर रहा है या पढ़ के बन के क्या फ़ायदा, ये ज्ञान आने से पहले ही यूपीएससी निकाल लो, ताकि कलेक्टर बन जाए, उसके बाद गाड़ी में सोचना अरे यार कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, बेटर कंपैरेटिवली अपने घर के चेयर में बैठ के सोचो तो, ठीक है। सो ट्राई टू क्लियर यूपीएससी विद इन दिस गोल्डन 3 years। तो शुरू के प्रिपरेशन के जो 3 years है गोल्डन 3 years, क्योंकि उसमें तुमको कोई नुकसान नहीं हो रहा, बस यूपीएससी प्रिपरेशन करके फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हेंस दीज प्रिपरेशन वीडियोज़ आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगेन ये प्रिपरेशन वीडियो आते हैं, क्योंकि तुमको अगर चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे प्रिपरेशन वीडियो नहीं देखे, तुम एनसीईआरटी से शुरू कर दिए, विद द टाइम तुम बहुत चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई हैं वो सारी चीज़ें तुम सीखोगे, तो उस चक्कर में तुम्हारा मान लो इस गोल्डन 3 years में 1 साल वेस्ट हो गया, और 1 साल या 2 साल में तुमने क्या गेन किया, वही इन्फॉर्मेशन गेन किया जो मैंने इस 20 या 22 वीडियो में मैंने बता दी, जो कि तुम आराम से अपने, और वो तुम्हारे 1-2 साल किसके थे, गोल्डन ईयर्स के थे। तो जस्ट मेरे वीडियोस फॉलो कर लो सो दैट यू नो एवरीथिंग यूपीएससी प्रिपरेशन में। उसके बाद ये 3 साल या रगड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन करो और निकाल लो यूपीएससी बिफोर दीज 2 dangerous things strikes in, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद अगर फिर भी जस्ट इन केस अगर नहीं निकला यूपीएससी, अब 3 साल बीत गए तुम्हारे, अब तुमको पता है कि यूपीएससी मुझे निकालना है, मन तो मेरा है, अभी मन वाला फैक्टर नहीं आया, मन तो मेरा है बट मेरे अटेम्प्ट्स भी हैं, ईयर्स भी हैं, अब देखते हैं मुझे क्या करना है। तो आफ्टर दैट यू मस्ट स्टार्ट समथिंग पैरेलल, कुछ पैरेलल में शुरू करना है, क्योंकि तुम्हारा यूपीएससी से लर्निंग का देखो, अगर तुमको लाइफ में खुश रहने के लिए इतना लर्न करना है तो यूपीएससी अब तुमको बस इतना लर्न करवा के दे रहा है, तो तुमको ये जो गैप है ना, ये गैप फिल करना है, तो सो दैट तुम्हारा जो वो ईयर रहे वो फ्रूटफुल रहे, ठीक है। तो अगर 3 साल के बाद तुम यूपीएससी की जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुमको उतना टाइम की अब जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जो तुमने गलती किया वो तुमको रिवाइज कर, मतलब उस पर वर्क करने की जरूरत है, और सिलेबस तुमने 3 बार पढ़ रखा है, तो जो चीज़ें
पढ़ के याद रखने वाली चीज़ें वो सब तुमको अब होंगी, ठीक है। सो आफ्टर दैट तुम दूसरी चीज़ें फिर करना शुरू करो, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेशन कर लिया, जॉब, अगर कोई जॉब नहीं करना तो फिर देख लो कोई छोटा मोटा जॉब शुरू कर दो, कोई अपना करियर में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर जॉब हो तो 3 साल यूपीएससी दे के फिर भी नहीं लिखा, अब सर्टिफिकेशन करके जॉब स्विच करना या इस तरह की चीज़ें, या किसी को फैमिली प्लानिंग करनी थी, शादी करना था, शादी रोकना, तो वो सब अब तुम स्टार्ट कंसिडरिंग दोस्त, ठीक है, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यूपीएससी सीएससी, ठीक है। ताकि ये 3 साल तुमने यूपीएससी को दिया, अब ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दोगे ना तो तुमको लगेगा नहीं कि तुमने साल खराब किया। किनको लगता है कि मैंने यूपीएससी पढ़ के ज़िंदगी खराब की? जो ये 3 साल पढ़ लिया उसमें तो ज़िंदगी तुम्हारी खराब नहीं हुई, हमने देखा तुमने बहुत चीज़ें लर्न की। और अब तुम अगर ऐसे ह्यूमन बीइंग हो कि जो बस फ़ायदा और नुकसान पे ज़िंदगी काटती है, कि अगर चीज़ें फ़ायदा हो तभी फ़ायदे वो अच्छी थी, तो डोंट बी दैट ह्यूमन बीइंग, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ ऑलवेज गुड, उससे पैसा आए या पैसा ना आए, क्योंकि फ़ायदा पैसे के टर्म में मतलब देख रहे हो, वरना नॉलेज से तो हमेशा फ़ायदा होता है। इंसान को सोच बढ़ती है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बढ़ता है, कल को अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दे पाओगे, ठीक है। तो अगर कोई एस्पिरेंट है वो 3 साल ये पढ़ने के बाद और बस इसी में बिना कुछ ऐड किए यूपीएससी में अपना घसीटा 4 साल 5 साल 6 साल, अगर SC ST या PWD का है तो 10 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन था या एग्जाम्पशन था, नो अटेम्प्ट तक दे रहा है, सो ही विल फील कि मैंने अपने लाइफ के ये वाले ईयर वेस्ट किए, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं सीखा। तो दैट्स वाई दिस थिंग, स्टार्ट कंसिडरिंग दिस थिंग आफ्टर दिस गोल्डन 3 years, ठीक है। कीप ट्राइंग टिल यू, उसके बाद एक बार तुमने ये सारी चीज़ें पैरेलल में कर दे शुरू कर दी, तो कीप ट्राइंग टिल यू हैव मोटिवेशन और एज एंड अटेम्प्ट, ठीक है। इफ़ यू विल फॉलो द अबव स्टेप अलॉन्ग विद दिस वन, यानी ये स्टेप अगर फॉलो करते हो इसके साथ, तो यू विल नॉट रिग्रेट एनीथिंग इररिस्पेक्टिव एज। और फिर तुम अगर मान लो कि SC ST OBC के हो या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो, तुम 10 साल भी यूपीएससी को दे दोगे ना, तो तुमको कभी नहीं 10 साल के बाद लगेगा कि तुमने साल वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि 3 साल के बाद तुम ऑलरेडी फिर वो सारे काम करने लगे हो जो काम तुमको करना चाहिए लाइफ में। बस चूंकि तुम यूपीएससी साथ में कर रहे हो तो इनके स्पीड स्लो होगा, पेस स्लो होगा, बट तुमको लगेगा नहीं कि तुमने चीज़ें कुछ वेस्ट की, ठीक है। सो जस्ट फॉलो दिस। और उसके बाद अब इसमें कोई 3 को 4 साल 5 साल भी कर सकता है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज है, ठीक है। तो ये सब प्रिपरेशन पे ये ज्ञान रहे। अब मीडियम ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, मीडियम ऑफ प्रिपरेशन, और मेरे वीडियो का मीडियम क्या रहेगा। मीडियम मतलब लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन का मीडियम क्या रहेगा। अगर तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, 11th 12th में भी हिंदी किया और ग्रेजुएशन में भी हिंदी किया, तब तो कोई भी रीज़न नहीं है इंग्लिश में यूपीएससी करो, ठीक है। तुम हिंदी में ही कंफर्टेबल हो, हिंदी ही चुन के करो, या कोई किसी ने तमिल में किया है, किसी ने कुछ हो गया, जो चूज दैट लैंग्वेज फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। लेकिन अगर तुमको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, 11th 12th में इंग्लिश पढ़ी है या ग्रेजुएशन में जाके फिर इंग्लिश पढ़ ली है, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम हिंदी इंग्लिश में से किसी को चुन सकते हो, तो ऑलवेज गो फॉर इंग्लिश को चूज़ करो, ठीक है। क्यों चूज़ करो? बिकॉज मटीरियल एंड गाइडेंस ईजिली अवेलेबल है। मटीरियल भी ईजिली अवेलेबल है इंग्लिश में, गाइडेंस भी ईजिली अवेलेबल है। दूसरा ग्लोबल लैंग्वेज है, कुछ नहीं तो विद द यूपीएससी जर्नी तुम इंग्लिश सीख जाओगे, और वो भी अच्छी वाली इंग्लिश, सारे टर्म्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सबके इंग्लिश वाले टर्म्स सीख जाओगे। ग्लोबल लैंग्वेज है। अब ये क्या करेगा, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर इफ यूपीएससी ड्रीम इज नॉट अचीव। अब इंग्लिश सीख जाओगे यूपीएससी प्रिपरेशन में और यूपीएससी नहीं निकला, तो कल को कोई प्राइवेट में जॉब करोगे या कोई भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, यू विल फील फार मोर कंफर्टेबल, क्योंकि तुमको सब इंग्लिश तुम्हारी इंप्रूव हो चुकी होगी। क्योंकि यूपीएससी का आंसर लिखने लायक की तुम्हारी इंग्लिश है, तुमने सारी एनसीईआरटी इंग्लिश में पढ़ के उसके सारे वर्ड के मीनिंग तुमको याद है, ठीक है। तुमने इंग्लिश में आंसर लिखने की प्रैक्टिस किया, बड़े 2-2, 3-3, 10-10 पेज के ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर ली, तो तुम्हारा अगर यूपीएससी ड्रीम अचीव नहीं भी होगा तो इंग्लिश इंप्रूवमेंट होने के, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो तुम्हारा हेल्प करेगा। इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू, एटलीस्ट प्राइवेट जॉब में, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में भी। अगर तुम्हारा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से बाहर कहीं साउथ में लग गया, नॉर्थ ईस्ट में लग गया, या कहीं ऐसे महाराष्ट्र में लग गया जहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते, मराठी बोलते हैं, तमिल तेलुगु बोलते हैं, या कुछ डोगरी बोलते हैं, मतलब JNK में, या बोडो बोलते, जो भी बोलते हैं, तो तुम वहाँ पे इंग्लिश से इजीली काम चला लोगे। अगर तुम्हारा यूपीएससी ड्रीम अचीव भी हो जाता है,
इंग्लिश यूज़ करके। सो इट विल हेल्प यू इन नॉन हिंदी स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा केरला में लग गया या वेस्ट बंगाल में लग गया या नॉर्थ ईस्ट में लग गया, तो बेसिकली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में भलो हमारी इंग्लिश काफ़ी लोगों की ख़राब होती है, बट यू विल सी कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, इनफैक्ट साउथ के भी लोगों की इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर तुम्हारी हिंदी स्पीकिंग हो और इंग्लिश में कमांड है, तो हिंदी वाले बेल्ट में जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब में जो भी हिंदी स्पीकिंग एरिया है, इनफैक्ट राजस्थान में भी तुम्हारा मस्त हिंदी से काम चल जाएगा। और अगर मान लो तुम्हारे हिंदी वाले एरिया में तुम्हारा नहीं लगा, क्योंकि कैडर तो कोई भी मिल सकता है तुमको, तो वहाँ पे इंग्लिश से काम चला लोगे, तो चाहे तुम्हारी यूपीएससी निकले तो भी इंग्लिश हेल्प करेगा, ना निकले तो भी इंग्लिश हेल्प करेगा। ठीक है, सो अगर ऑप्शन है तो इंग्लिश चूज करो फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर ऑप्शन नहीं है, अगर कभी पढ़ाई नहीं है, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं, तो अननेसेसरी बैठ के फिर तुम यूपीएससी पढ़ोगे कि इंग्लिश पढ़ोगे, तो जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है देन चूज दैट लैंग्वेज। बट अगर ऑप्शन है कि नहीं मैं कंफर्टेबल मोटा मोटी हो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट आई विल मैनेज, तो देन गो फॉर इंग्लिश, क्योंकि तुमको आगे अपने लाइफ में भी काम देगा, चाहे यूपीएससी निकले या ना निकले। अब मेरे वीडियो का क्या रहेगा, तो माई कोर्स इज मेनली फॉर एस्पिरेंट्स हु आर प्लानिंग टू गिव यूपीएससी एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम। तो एनसीईआरटी भी मैं फॉलो करूंगा, वो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, और जो बुक्स भी फॉलो करूंगा इंग्लिश। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम पर, इंग्लिश बोलते नहीं है, नहीं मतलब इंग्लिश मीडियम में, मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम जिनको देना है उनके लिए है बेसिकली। सो माई मीडियम ऑफ टीचिंग सिलेबस लाइक इन दीज प्री सिलेबस वीडियो। जैसे तुम प्री सिलेबस वीडियो में देखते हो कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, कभी थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलता हूँ, मेरे पीपीटी इंग्लिश में होते हैं, बट मैं समझाता हिंदी में हूँ, तो जो सिलेबस भी we will cover, it will be in that mode only, mix of both English and Hindi, क्योंकि ultimately mix of both Hindi and English. Hindi we will use to understand the concept better and make study more fun and interesting। क्योंकि हिंदी हमारी मतलब हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में हिंदी में चीज़ें समझनी ईजी होंगी। अगर जो इंग्लिश फॉर एग्जांपल इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है, हिंदी मदर टंग है, तो हिंदी में चीज़ें ज़्यादा ईजी समझ में आएगा, और प्लस हिंदी में ज़्यादा फन रहेगा, ज़्यादा चीज़ें हम लोग घुमा फिरा के करके मज़े में पढ़ सकते हैं, फन और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके लिए वी विल यूज़ हिंदी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा फन और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी विल यूज़ हिंदी एज अ मीडियम, और बट वी विल कीप इंग्लिश एज एन इंटीग्रल पार्ट। जैसे ये पीपीटी में इंग्लिश में बनाया, बट मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, और या बीच बीच में इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। सो वी विल कीप इन दैट कि मतलब हिंदी मज़े के लिए बोल लिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल लिया, बट मोटा मोटी जो तुम्हारा इंग्लिश में ही चीज़ें हैं, इंग्लिश विल बी एज एन इंटीग्रल पार्ट, सो दैट विद द टाइम आवर इंग्लिश ऑल्सो इम्प्रूव्स एज वी आर प्लानिंग टू थिंक एंड राइट आवर आंसर इन इंग्लिश ओनली। आंसर में ऐसा नहीं होगा जैसे हम कभी कभी जो हिंदी बेल्ट वाले, हम हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं है, हमें इंग्लिश बोलना होता तो हम पहले हिंदी में बनाते हैं सेंटेंस अपने माइंड में, फिर उसको माइंड में कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, फिर बोलते हैं ना ना ना, वैसे यूपीएससी में तो फिर नैया डूब जाएगी। तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश इन सच अ वे दैट कि यूपीएससी क्वेश्चन सोच भी हम इंग्लिश में पाएँ, आंसर भी हम इंग्लिश में सोच कर डायरेक्ट लिख पाएँ। ऐसा नहीं कि पहले हिंदी में सोचा फिर कन्वर्ट करके लिख रहे, फिर तो काम हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल यूज़ एज अ हिंदी एज अ मीडियम फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेटर, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा ईजिली मैं समझा पाऊँगा, तुम भी ज़्यादा ईजिली समझ पाओगे, एंड थोड़ा सा फन और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आए, ताकि यूपीएससी की जर्नी ऐसे बोरिंग हो जाती है, थोड़ा सा फन और मज़े में करेंगे तो इट विल बी फिर पढ़ने में मज़ा आएगा, चीज़ें मसालेदार बनाएंगे। बट आई विल टेल यू कि एग्जाम के आंसर राइटिंग में मसाला नहीं बनाना है, यू विल नो दैट, ठीक है। एंड इंग्लिश हम एज अ इंटीग्रल पार्ट रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपना आंसर इंग्लिश में लिखने वाले हैं एग्जाम में, सो वी हैव टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। सो दैट्स वाई यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत फ़ायदा करेगा उन लोगों के लिए जो कि यूपीएससी निकालना भी चाहते हैं, खुद को नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वाला यूट्यूब बहुत बेनिफिशियल होगा। और विद द टाइम यार तुमको नॉलेज मिल जाएगी, यूपीएससी निकल गया तो कलेक्टर बन जाओगे, नहीं तो तुमको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा, लाइफ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और विद द टाइम इंग्लिश जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है वो क्लियर हो जाएगा। तो कल को इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके तुम कंफर्टेबली रह सकते हो, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाके कंफर्टेबली रह सकते हो, कोई भी कंपनी में काम कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। सो विल कीप दैट वाज ऑल अबाउट मीडियम, ठीक है। नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, काफ़ी लंबा वीडियो बट दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के बाद से आई होप कि नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस, ठीक है। फिर अगर बीच में कुछ ज्ञान की बातें देनी रहे तो वो मैं वीडियो के बीच में दे दूंगा, और कोई टॉपिक लगे कि नहीं इस पर अलग से डिस्कस करना है तो वो मैं सेपरेटली बना दूंगा, बट आफ्टर दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ विजडम, देयर इज नो सिंगल बुक रिसोर्स एंड टेस्ट सेट फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन कम। ऑल भी मैं नहीं लिख रहा, मैं मोस्ट लिख रहा हूँ, कि ऐसा कोई भी बुक नहीं है,
कोई भी रिसोर्स नहीं है, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे कुछ हो, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है जिसे यूपीएससी के सारे क्वेश्चन आते हों या ज़्यादातर क्वेश्चन आते हों, ठीक है। ये हमेशा मिक्स रहेगा। अगर ऐसा होता, इफ़ इट वुड हैव बीन सो, द टॉपर वुड हैव बीन गेटिंग 90 to 100%। जैसे सीबीएसई में क्या होता है, बुक फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, टॉपर्स के क्या आते हैं, हर साल तुम सुनोगे कि 100% ला रहे हैं बंदे भाई, मतलब ड्यू का कट ऑफ 100 जा रहा है। उसी तरह से तुम जो भी एग्ज़ाम देखोगे ना कि जिसमें सिलेबस फिक्स रहता है और चीज़ें फिक्स रहती है, उसमें बंदे जो टॉपर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग भरे हैं और बहुत घिसने वाले लोग भरे हैं, वो ना 100 में से 100 ही लाएंगे या 90 से ऊपर ही परसेंट आएंगे। बट तुम देखोगे कि एंड अदर फिक्स सिलेबस जहाँ रहता है, बट नॉट 55%। जबकि यूपीएससी में तुम देखोगे कि बोथ प्री और मेंस में सिर्फ टॉपर्स, जो टॉपर ही रहता है ना, उसके 55% के मार्क्स रहते हैं, ठीक है। 55% प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। मेंस में तो चलो कोई बोल भी देगा यार मेंस में तो बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, उसमें तो ज़रूरी नहीं है लोग हर आंसर में फुल देगा तो इसलिए कम होते होंगे। बट प्रीलिम्स में क्या, उसमें तो 4 में होते हैं, उसमें तो टॉपर के ऐसे होने चाहिए ना, हर साल कम से कम हज़ारों बच्चे के, मतलब जितने निकल रहे हैं जिनके प्रीलिम्स हो रहे हैं सबके 200 में तो 200 आए हैं। बट ऐसा नहीं होता है, तुम देखोगे 110 जाता है 200 में से कट ऑफ। सो दैट्स वाई इट शोज़ दैट कि कोई भी ऐसी बुक रिसोर्स या टेस्ट सीरीज नहीं है जिससे पूरे आएंगे, क्योंकि बच्चे ना हर चीज़ को चाट जाते हैं तो भी उनके 200 में से 200 ना आते हैं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम ना पैनिक मत करो। जैसे हाँ मैंने बुक पढ़ ली, इससे तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, यार ऐसा होता है, नहीं आता है बुक से, तो अल्टीमेटली यू हैव टू स्टिक टू, तो उसमें पैनिक नहीं होना है, किसी का नहीं आता है। तभी तो 55% होता है ना यूपीएससी प्री मेंस में जो टॉपर्स होते हैं उनके भी। सो फर्दर जो चीज़ यूपीएससी के बारे में जाननी ज़रूरी है कि इट्स सिलेबस इज़ डाइवर्स एंड वेटेज रैंडम। देखो सिलेबस, एक तो यूपीएससी का सिलेबस डाइवर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी बोल देगा कि अब जैसे करंट अफेयर्स है तो कुछ भी हो सकता है, इन्वायरमेंट अगर जैसे इकोनॉमिक्स बोल देगा तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी है, इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बजट भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जिसमें पैसा लग रहा है वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो कुछ भी है, तो इसलिए यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी डाइवर्स है और वेटेज भी रैंडम होता है। वेटेज रैंडम का मतलब है जैसे किसी साल यूपीएससी प्रीलिम्स में बेसिकली, मेंस में जनरली वेटेज बराबर रखते हैं, बट प्रीलिम्स में किसी साल हो सकता है पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आ गए 100 में, किसी साल पॉलिटी से बस 4 क्वेश्चन आए, तो इस तरह का वेटेज को वेरी करता है यूपीएससी। और सिलेबस काफ़ी डाइवर्स है, तो और ये ईयर टू ईयर वेरी करता है, ये मान के चलो। तो दिस इज हाउ यूपीएससी रिटेन्स डिफिकल्टी लेवल, ताकि बच्चे के बस 55% ही आ पाए, 110 ही कट ऑफ जा पाए। बस यही इस तरीके से अपनी डाइवर्सिटी से और अपने वेटेज को रैंडम करके यूपीएससी डिफिकल्ट लेवल अपना बनाता रहता है। क्योंकि देखो आईआईटी और आईएम के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं कि जो एकदम स्पेशल नॉलेज वाला मैथ्स वैथ्स के पूरे कॉन्सेप्ट लगा के फॉलो करेगा वही निकलेगा। बट यूपीएससी उतना डिफिकल्ट नहीं बना सकता, क्योंकि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में भी क्या कहता है कि हम क्वेश्चन वैसे रखेंगे जो कोई भी एक नॉर्मल वेल अवेयर सिटीजन ही विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। एटलीस्ट यूपीएससी अपने जनरल स्टडीज़ और प्रीलिम्स के पेपर के बारे में यही करता है कि कोई भी वेल अवेयर सिटीजन उसका इजीली आंसर कर पाए। बस यूपीएससी कहता है कि हाँ जो तुम स्पेशल सब्जेक्ट चुनोगे मेंस में, जैसे सोशियोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, उसमें तुम ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे तक का ऑनर्स से नीचे तक का लेवल होगा। बट तुम्हारा नॉर्मल जीएस के सारा पेपर में यूपीएससी यही बोलता है कि जो वेल अवेयर सिटीजन, एक अच्छा इंसान होगा, जो वेल अवेयर सिटीजन होगा, ही विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी अपना आंसर नहीं रख सकता, बट फिर भी क्वेश्चन डिफिकल्ट, वरना सबके फिर 200 में से 200 आते हैं, बट यूपीएससी को है अपना आंसर डिफिकल्ट भी रखना है। सो वो डिफिकल्टी डाइवर्सिटी और वेटेज रैंडम करके रखता है। तो इसलिए बहुत हड़बड़ाना नहीं है, मतलब घबराना नहीं कि अरे जो मैंने पढ़ा उससे तो बहुत क्वेश्चन नहीं आया। सबके साथ वही होता है कि बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी जो मैंने प्रीलिम्स में ट्रिक्स बताए थे वो ट्रिक्स पे एक बार सिलेबस कमांड करके वो ट्रिक्स कमांड करके कॉन्सेप्ट अपना अच्छा रख के जब अप्लाई करोगे, यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर यूपीएससी, ठीक है। सो डोंट पैनिक व्हेन ऑल द क्वेश्चन डिड नॉट कम फ्रॉम योर नोट्स एंड बुक्स। तो क्या पैनिक नहीं होना है। डोंट ऐड मोर बुक्स एंड रिसोर्सेज विच यू वोंट बी एबल टू हैंडल। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि पॉलिटी से, मतलब इकोनॉमिक्स या पॉलिटी से, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए और तुम जो मैंने हिस्ट्री की बुक बनाई थी उससे नहीं कहीं और से आ गए। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर के आगे कोई ने बोला रही ये तो यार
NOIS या तमिलनाडु की स्टेट वाली बुक में था। अब ये नहीं कि अगले साल से तमिलनाडु, नो, जो तुमने अपने रिसोर्स सेलेक्ट किया ना, जस्ट ट्रस्ट दैट रिसोर्सेज, उस पर स्टिक रहो और उसी को रिवाइज करना है तुमको नेक्स्ट ईयर भी, और उसके बाद ज़्यादा मॉक लगाने हैं और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे मॉक से निकाल लेनी है, ठीक है। सो अननेसेसरी कोई नई बुक करोगे, पिछली मान लो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी ने फिर जो बुक तुमने छोड़ी उससे पूछ लिया, या 2 बुक तुम फॉलो करने लगे, लास्ट में दोनों को रिवाइज करके नहीं चले गए, तो फिर तुम्हारा हो जाएगा। सो वट एवर यू इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन उससे आया हो या ना आया हो, स्टिक, जो भी तुमने रिसोर्स डिसाइड किया है जस्ट स्टिक टू दैट रिसोर्स, ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं, मतलब भोकाली चीज़ें हैं। तो क्या करना है, यू जस्ट हैव टू कीप अ सिंपल स्ट्रेटेजी, फॉलो द बुक आई हैव सजेस्टेड। जो मैंने बुक सजेस्ट की है डिटेल वाले वीडियो में, और जो कट शॉर्ट बुक जो कि फॉर एग्जांपल वर्किंग एस्पिरेंट्स है उनके लिए सजेस्ट की है, जस्ट स्टिक टू दोज बुक। वो बुक कोई मेरे बताए बुक नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं हो कि मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा, मैंने वो ट्राइड एंड टेस्टेड बुक है, जो 4, 5, 10 साल से जो यूपीएससी के, मतलब 5 साल से जो 5-6 साल से जो यूपीएससी टुक्के के किसी भी टॉपर के तुम 10 टॉपर के वीडियो और बुक सजेशन उठा के देखोगे, दे विल सजेस्ट मोर और लेस द सेम बुक, ठीक है। उसमें से 90% बुक तो सेम ही रिपीट करता रहेगा। सो डोंट डू एक्सपेरिमेंट, जस्ट स्टिक टू द बुक, ट्रस्ट मी एंड स्टिक टू द बुक, ये है। और अगेन बुक का जजमेंट ये नहीं करना है तुमको कि उससे कितना क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। दैट्स हाउ यूपीएससी मेंटेन्स डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। सो क्या है स्ट्रैटेजी, सिंपल रखो, जस्ट जो भी मैंने बुक सजेस्ट की है स्टिक टू दोस बुक। वो ट्रायल एंड टेस्टेड है, टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, कोचिंग सेंटर रिकमेंड करते हैं, जो भी यूपीएससी पढ़ता है निकलता है, जो इसका नहीं भी निकलता है वो सारे यही बुक रिकमेंड करते हैं, तो उन्हीं को स्टिक करो, ठीक है। यूज न्यूज एंड करंट अफेयर टू ऑगमेंट नॉलेज एंड रिविजन। अब फर्दर जो कांस्टेंट सिलेबस है वो सबके सेम होंगे, तो सबके नंबर मार्क्स सेम आएंगे, तो वहाँ पे कौन ज़्यादा अच्छा करेगा कौन खराब करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा। किसने न्यूज़ पढ़ा, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा, और न्यूज़ में जो टर्म्स आए, जैसे कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे, मैंने बोला अच्छा ये न्यूज़ में आया था, अगर इसको किसी ने सर्च करके नोट्स बनाया होता तो उसको यूपीएससी में इस बार ज़्यादा नंबर आते हैं। तो यूज़ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स टू ऑगमेंट योर नॉलेज। तो यहाँ भी कोई अलग बुक ऐड मत करो, अगर तुम्हारे पढ़े हुए बुक से कम क्वेश्चन आए थे उस साल, तो यूज़ दैट टाइम टू फोकस ऑन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और उसके नोट्स बना के नए, ठीक है, और उससे अपने नॉलेज ऑगमेंट करो, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ और करंट अफेयर्स तुम्हारे सिलेबस से ही रिलेटेड होते हैं। कभी उसमें हिस्ट्री का पार्ट आएगा, कभी उसमें ज्योग्राफी का पार्ट आएगा, कभी उसमें पॉलिटी का पार्ट आएगा, कभी उसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा। ऑब्वियसली हिस्ट्री का भी पार्ट आता है, बहुत बार आर्टिकल्स आएंगे इंडिपेंडेंस डे या किसी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर या ट्राइबल मूवमेंट के एनिवर्सरी पर, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें वहाँ से तुम फिर अपने एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो साइंस सेंटर या दूसरे ऐड करो, कोई नई बुक ऐड मत करो, ठीक है। जस्ट कीप द स्ट्रैटेजी सिंपल, जो बुक मैंने बताया जस्ट स्टिक टू दोस बुक। बाकी ऑगमेंट करने के लिए और एड अप नॉलेज करने के लिए यूज न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, यूज टेस्ट सीरीज टू ऑगमेंट योर नॉलेज। प्लस जो टेस्ट सीरीज तुम करोगे उसमें भी जो पीछे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन रहते हैं, तो जो क्वेश्चन तुमको नया उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उसका जो नॉलेज है वो तुम्हारे नॉलेज में फर्दर ऐड हो गया। तो टेस्ट सीरीज को यूज करो अपना नॉलेज फर्दर ऑगमेंट करने के लिए, ऐड अप करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो टू अंडरस्टैंड हाउ एंड फ्रॉम वेयर यूपीएससी आर क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे यूपीएससी में। यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही मिलते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज वालों को तो यार 30-40 टेस्ट सीरीज बनाने हैं, और वहाँ लिमिटेड रिसोर्स हैं जो सोच के क्वेश्चन बना सकते हैं, जबकि यूपीएससी को हर साल बस एक पेपर बनाना है, और उसके पास पिछले मतलब काफ़ी साल के आईएएस आईपीएस और एक्सपीरियंस एकेडमिशियन बैठे हैं वो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। तो यूपीएससी के क्वेश्चन का अलग लेवल होता है। तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, कहाँ से पूछती है उसको, और बेसिकली हाउ टू सक्सेसफुली आंसर दोज क्वेश्चन विद द नॉलेज यू हैव, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स में, वो सब टेस्ट करने के लिए, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे मैंने प्रीलिम्स वाले वीडियो के डिस्कशन में बताया था, वो सब करने के लिए यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के। बाकी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन और नॉलेज ऑगमेंटेशन के लिए टेस्ट सीरीज यूज करो, प्लस फर्दर नॉलेज ऑगमेंटेशन के लिए करंट अफेयर्स यूज़ करो। उसके अलावा जो भी तुमने स्टैटिक बुक चुनी है कि हिस्ट्री इस बुक से पढ़नी है, एनवायरनमेंट इस बुक से पढ़नी है, इकोनॉमिक्स इस बुक से पढ़नी है, एक नोट से पढ़नी है, ज्योग्राफी इस बुक से पढ़नी है,
स्टिक टू दोस, वो साल चाहे तुम 1 साल में निकालो, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, अनलेस एंड अनटिल कुछ एकदम ही भोकाली और चेंज वाला चीज़ें नहीं हो कि नहीं 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 अब तो यूपीएससी बोला है कि नहीं वो बुक नहीं पढ़नी है, तुमको यही बुक पढ़नी है, तब चेंज करो, वरना डोंट चेंज इट। बाकी जस्ट फॉलो, जस्ट कीप रिवाइजिंग स्टैटिक पोर्शन एंड कीप एडिंग योर नॉलेज विद इट, क्लियर हो जाएगा यूपीएससी, ठीक है। और प्लस most important thing is that understand things when you study them, make notes and revise the notes, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था, इसमें 4-5 मतलब फूड के नाम थे, उसमें से पूछ दिया था कि इनमें से कौन से फूड प्रोडक्ट के लिए एमएसपी यूज नहीं होता। तो अब तो जो बंदा कभी यार एमएसपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस तो बहुत के लिए गवर्नमेंट करती है, अब कौन याद करेगा यार किसके लिए है, मतलब उसमें से कौन सा फूड प्रोडक्ट के लिए है कौन सा नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन तुमको लगेगा तो इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, जब तक एक दिन पहले तुम एमएसपी का लिस्ट नहीं पढ़ के गए थे। बट क्या था कि उसमें ना एक ऑप्शन था कॉफ़ी का। अगर किसी को जिस कॉन्सेप्ट पता हो कि एमएसपी क्यों देती है गवर्नमेंट, एमएसपी इसलिए देती है गवर्नमेंट ताकि जो फार्मर हो उनको नुकसान ना हो, मतलब अपने मतलब प्रोडक्ट को, अपने उपज को आनन फानन बेकार दाम में नहीं बेचना पड़े। एंड वी ऑल नो कि कॉफ़ी इज़ अ लग्जरी, जैसे कि तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, टी का रिप्लेसमेंट, लग्जरी रिप्लेसमेंट कॉफ़ी है। लोगों के पास पैसे आ जाते तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं स्टारबक्स में जाके, या फिर वो टफरी पे चाय नहीं पीते हैं ठेले पे बैठ के, ठीक है। तो कॉफ़ी इज़ अ लग्जरी। तो अगर किसी को जस्ट कॉन्सेप्ट पता हो कि यार एमएसपी गरीबों की मदद के लिए गवर्नमेंट लाई है, अमीरों की मदद के लिए नहीं लाई है, और कॉफ़ी इज़ अ लग्जरी आइटम, अगर कॉफ़ी कोई उगा रहा है, बना रहा है, तो उसका मतलब वो ऑलरेडी बहुत मतलब अमीर फार्मर है या अमीर इंडस्ट्री होगी। तो कॉफ़ी के लिए एमएसपी गवर्नमेंट क्यों देगी जबकि जो कि गरीब के लिए बना है। तो कॉफ़ी तो पक्का नहीं होगा। तो उसमें अगर तुम कॉफ़ी एलिमिनेट करोगे ना तो तुम्हारे सारे आंसर एलिमिनेट होके 3 एलिमिनेट होके 1 सही आंसर हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू मेनी टाइम्स इन यूपीएससी चीज़ें याद नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, यू विल बी सक्सेसफुली एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मेरा मेन आइडिया यही है यूपीएससी वीडियो बनाने का, ताकि मैं तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर समझा पाऊँ। उसके बाद तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम उसको कितना रट पात कर सकते हो, कितना अच्छे से नोट्स बना सकते हो, कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट जब चीज़ें क्लियर रहेंगे ना तो तुम्हारे यूपीएससी निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखोगे कि यूपीएससी के पेपर जब प्रीलिम्स दोगे ना तो क्वेश्चन सारे रटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। 100 में से सिर्फ 20-25 क्वेश्चन होगा जो तुमको रटा रटाए 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी के 20 में दिमाग लगाने पड़ेंगे, बाकी के 20 में कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, और बाकी के 40 में कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। सबका यही होता है, तभी निकलता है यूपीएससी, जब तक तुम साक्षात एकदम देवता के अवतार ना हो तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पढ़ो समझ के पढ़ो, क्योंकि समझने का टाइम बाद में नहीं मिलेगा। याद रखो, एक बार सिलेबस हुआ उसके बाद सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है। तो जब भी समझने का टाइम है, दैट इज व्हेन यू आर कवरिंग द सिलेबस। इसलिए जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, जस्ट फॉलो इट, रीड इट। नहीं समझ में आए तो आस्क इट इन द कमेंट, मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा और उसको समझा दूं, या कोई और अगर मुझे रिसोर्स मिलेगा जहां से तुम फर्दर उसको समझ सकते हो तो मैं आई विल रेफर दैट टू यू। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो अब यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, हो सकता है इस वास्ट सिलेबस में इतनी चीज़ें हैं जो तुमको, या इतनी चीज़ें हैं जो तुमको समझ में नहीं आए, तो उसके लिए खून खराबा नहीं करना है कि इसको समझने के चक्कर में ये पूरा बड़ा ही छूट गया, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा सिलेबस है तो इतनी बड़ी चीज़ें तुमको समझ में नहीं आ रही है। तो यू गॉट द पॉइंट। सो यू विल ट्राई, दैट्स व्हाई व्हेन यू विल फॉलो द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो सच दैट तुमको चीज़ों का इंटर रिलेशन पता चले, हर चीज़ को पास्ट और प्रेजेंट से इंटर रिलेट करना, उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें करना। सो वी विल स्टडी इन दैट वे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. So that was all about the things which I wanted to tell you and discuss with you before you start with the syllabus, before we start with the syllabus. So let's hope कि next video when we will meet, we will start with one of the NCERT, one of the concept. So see you in the next video, aspirants. All the best. Bye. Jai Hind.